तो कैसे हो भाई लोग? तुम तो ठीक ही होंगे। ये माइक लेने के बाद पहला एपिसोड है, तो देखते हैं ये एपिसोड कैसा होता है। तो एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बार का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अंदर एक रूम को दिखाते हैं, जहाँ पर डोर पे लिखा हुआ होता है कि ग्रुप रिजर्वेशन। उस रूम के अंदर हमें बहुत से लड़के दिखाते हैं जो दारू पी रहे होते हैं, गाना सुन रहे होते हैं और बहुत से बातें कर रहे होते हैं। तो वो लोग एंजॉयमेंट ऐसे ही कर रहे होते हैं। तभी हमें जूली को दिखाते हैं। जूली जो बहुत डरी हुई से समय से बैठी हुई होती है, तो उससे कोई कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी हमें वहाँ पे एक बंदे को दिखाते हैं जो कहता है कि क्या ये ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा सुधार देते हैं तो क्या ये पॉपुलर हो जाएगी। ये कहने के बाद वहाँ पे जो बुली लड़की बैठी हुई होती है उसके बाजू में, वो कहती है कि तुम्हें मैंने बताया तो था, वो थोड़ी स्टूपिड लगती है लेकिन वो काफी सुंदर है। ये कहने के बाद हमें जूली को दिखाते हैं जो काफी डरी हुई होती है और सोच रही होती है। तब हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें पैसे की जरूरत है ना। ये सुनने के बाद जूली कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए पैसा। ये सुनने के बाद वो बुली लड़की कहती है कि तो क्या क्या हमें जो मनी दे रहे हो वो कम है पहले से। ये सुनने के बाद अपनी जूली कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने माँ से कुछ भी और नहीं मांग सकती। ये सुनने के बाद वो बुली लड़की कहती है कि इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कह रही हूँ, एक उचित वेतन वाला। उसकी ये बातें सुनकर जूली हैरान होती है और कहती है कि क्या। ये कहने के बाद सीन पास्ट में आता है और वो लड़की, बुली वाली लड़की हंसते हुए कहती है कि क्या वो अन्य लोगों के द्वारा लाई गई चीजों में से सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जूली उसके बाजू में बैठी हुई होती है, तो ये सुनने के बाद वो भी हैरान होती है और उसके पास देखने लगती है कि ये क्या बोल रही है। मतलब समझ रहे हो, कुछ तो ऐसा काम है कि जो गड़बड़ वाला है, ठीक है। तभी हमें साइड पर तीन लड़कियों को दिखाते हैं, जिसमें से कोई लड़की, उसमें से एक लड़की कहती है कि क्या उन्होंने भी मेरी तरफ है उसको घसीट के लेके आया है। मुझे उस पैसे के लिए काम करने की जरूरत है जिसका इस्तेमाल मैं घूमने फिरने के लिए करूंगी। ये बातें अपनी डायन सुन रही होती है। तभी वो हैरान होके उठ जाती है और डायन ऐसे अचानक उठने की वजह से वो बूली लड़की भी उसकी तरफ देख के हैरान होती है और फिर बुली लड़की उसके पास देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो। ये सुनने के बाद जूली डरते हुए कहती है कि मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ। फिर जूली वहां से जाने लगती है बाथरूम के लिए। तभी वो बुली लड़की पीछे देखकर कहती है कि जल्दी से जाके आना। तभी जूली जा रही होती है और डरते डरते वो सोच रही होती है कि मन में कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं इनसे बच के कैसे जाऊँ। फिर हमें बाथरूम को दिखाते हैं, जहाँ पर जूली आई होती है और अंदर जाने ही वाली होती है। तभी जूली को कोई आवाज देता है कि है जूली। तभी जूली हैरान होती है कि किसने आवाज दिया और उसके तरफ देखने लगती है और फिर देखती है तो उधर अपने पार्क और लिए होते हैं। उन दोनों को देखने के बाद जूली कहती है कि तुम कौन हो। ये सुनने के बाद पार्क अपना मास्क निकालता है और कहता है कि मैं डायून का फ्रेंड हूँ। ये सुनने के बाद जूली कहती है कि क्या डायून ने। तभी पार्क आगे कहता है कि हाँ डायून सच में तुम्हारे बारे में चिंतित है। वो इसलिए चिंतित थी कि जो लोग आपको लेके गए वो आपको परेशान कर रहे होंगे। ये सुनने के बाद उसको डायून की याद आती है जो उसके लिए परेशान हुई होती है और वो भी उसके बारे में सोच के परेशान होती है कि और कुछ नहीं कहती। तभी ली उन लड़कों के पास देख के कहता है कि चलो अभी यहाँ से चलते हैं, अगर दूसरे लोग ने हमें देख लिया तो काफी तकलीफ हो जाएगी अपने को। ये सुन के जूली डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद पार्क अपना कहता है कि क्या आप मुश्किल स्थिति में नहीं थे। ये सुनने के बाद जूली कहती है कि हाँ, लेकिन अगर मैं अभी भाग जाऊंगी तो मुझे नहीं पता कि स्कूल में मेरे साथ क्या होगा, और तो मैं स्कूल में नहीं जाऊंगी तो वो मेरे घर पे आ जाएंगे, और अगर मैं अपने माता पिता को बताऊंगी तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। तभी पार्क कहता है कि क्या ये सचमुच उस हद तक जा सकते हैं। ये सुनकर जूली अपनी कहती है कि हाँ, जो लोग मुझे यहाँ लेके आए थे वो स्कूल में बहुत प्रसिद्ध है और उनके फ्रेंड बहुत डरावने हैं, और तो मैं अडल्ट को बताऊंगी तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बातें सुनकर पार्क अपना पीछे की तरफ देखता है कि उनकी तरफ जो लड़के लोग वहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए होते हैं और दारू भी पी रहे होते हैं। तभी पार्क अपना जूली के पास देखता है और कहता है कि तो पुलिस को रिपोर्ट करने के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये सुनने के बाद जूली कहती है कि यह काम नहीं करेगा। मैं एक तन्बे जिसे मैं जानती थी उसे लंबे समय से बहुत परेशान किया जा रहा था, और जब उन्हें पुलिस को इसके बारे में सूचना दी, अपराधियों को केवल कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था खाली, और तो वो सनबे हॉस्पिटल में पहुंच गया क्योंकि कुछ रैंडम लोगों ने उस पर सड़कों पर उस पर हमला कर दिया था। ये सुनने के बाद पार्क हैरान हो जाता है और ली भी उसकी बातें सुनता है। तभी
अपनी जूली सैड होते हुए कहती है कि पुलिस ने कुछ समय बाद जांच बंद कर दी क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये इन लोगों ने ही किया है। अंत में जैसे ही उसको होश आया, वो सनबे वहाँ से चली गई और मानो जैसे कि वो किसी से भाग रही हो। ये सुनने के बाद पार्क अपना अली की तरफ देखता है और कहता है कि हम क्या करें, ये सिर्फ उन्हें ले जाने के साथ ही यही खत्म नहीं होगा। ईमानदारी से कहूँ तो इसका अंत उसके लिए बहुत ही अधिक सरपरिंग हो सकता है। तभी वहाँ पे कोई आता है और वो कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी ये आवाज सुन के अपने तीनों भी हैरान हो जाते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। तभी उधर देखते हैं कि वही तीनों, दो लड़कियां और एक bully लड़का वहाँ पर आ जाते हैं और उसमें वो bully लड़की कहती है कि मैं सोच रही थी कि तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है। तभी वो bully लड़का भी कहता है मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा। तभी वो bully लड़की कहती है कि जूली से कि जूली क्या तुम उन्हें जानती हो। ये सुनकर ली, पार्क और जूली के भी आंख बाहर आ जाती है और वो भी थोड़े से हैरान होते हैं, डरने लगते हैं शायद से। तभी ली अपने सर पर हाथ लगाता है और फिर हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं बस एक क्षण के लिए बाथरूम का उपयोग करना चाहता था क्योंकि मुझे बाथरूम करना है। ये ड्रामा देख के वो दोनों बुली लड़कियां भी अपना गुस्सा करती है और कहती है कि ये मन बुद्धि को क्या हो गया। तभी वो मोटा बुली लड़का भी कहता है कि बकवास बनकर कमीने और अपना मार्क्स हटा और ठीक से जवाब दे, जब हमने दरवाजा बंद किया है तो तुम अंदर कैसे आए। तभी ली ये सुनने के बाद अपने दरवाजे की तरफ उंगली करता है और कहता है कि सच में दरवाजा खुला था यार। सुनकर वो मोटा लड़का कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और गुस्सा करता है और फिर उसको ली को एक पंच मारता है, पर ली झुकते हुए नीचे बच जाता है, उसके तरफ देखने लगता है और फिर अपना पंच उसको दे मारता है उसके चेहरे पे, जिसके वजह से वो सीधा उड़ते हुए नीचे गिर जाता है ग्राउंड पर। और ली बड़े स्टाइल अंदाज से खड़ा होता है और कहता है साले चूतिए, मैंने तुमसे कहा था कि वो सच में खुला है, तुम्हें ही उसे ठीक से बंद करना चाहिए था ना बे। ये देखने के बाद दोनों बुली लड़कियां हैरान हो जाती है और उसके तरफ देखने लगती है। शोर शराबा की आवाज आके तभी बाकी भी पब्लिक यहाँ पे देखने लगती है और उनके तरफ देखने लगती है कि क्या चल रहा है, क्या शोर शराबा का आवाज आ रहा है। उनमें से एक जन कहता है कि ये कमीने लोग कौन है। तभी बुली का लीडर भी उनके तरफ देखने लगता है और फिर उन लोगों को देखने के बाद जूली, पार्क और ली भी हैरान हो जाते हैं और तभी अपने ली का नाटक चालू हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है बाथरूम आई है, और अपने पीछे हाथ लगा के वहां से भागने लगता है। पार्क कहता है चिल्लाते हुए भागते हुए दिखता है तो कहता है साले कमीने गद्दारी कर बे। तभी बुली का लीडर कहता है कि जा उसे पकड़ लो सभी। तभी दो बंदे उठते हैं और अपने ली और पार्क की तरफ चले जाते हैं। तभी पार्क उनको आता हुआ देख के रोने लगता है और तभी ली अपना जल्दी से भागते हुए उनके एक जन के पेट में अपनी किक मारता है और फिर दूसरा स्टैंड लेता है और दूसरे के जाके फेस पे ही डायरेक्ट दे पंच मारता है, जिसके वजह से वो पीछे गिरता है। तभी एक बंदा उसके पेट पर अपने ली के पेट पर लात मारता है, जिसके वजह से ली पीछे जाके नीचे गिर जाता है। ली को मार खाते हुए पार्क और जूली हैरान हो जाती है और फिर अपने ली को चार लड़के घेर लेते हैं। तभी ली अपना उठता है और कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, और ये सुन के अपना पार्क हैरान हो जाता है कि क्या ये सरेंडर कर रहा है। तभी उन लोगों चार लड़कों को भी दिखाते हैं, जो ये सुनने के बाद भी वो भी हैरान हो जाते हैं कि क्या इसने खाली एक किक खाई और ये सरेंडर कर रहा है। तभी अपने ली उनके तरफ देखता है, तभी अपना पीछे से वही मोटा बुली लड़का आता है जिसने मार खाया होता है और उसके चेहरे पे लात मारता है और कहता है कि सरेंडर माय एस, और फिर उसके एक चेहरे पे और एक किक मारता है, जिसके वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी अपना पार्क वहाँ पे आता है, उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है मारना बंद कर कमीने। तभी मोटा लड़का कहता है कि इस कमीनों को क्या हो गया। इतना कहने के बाद वो घूम जाता है और पार्क को एक पंच मारता है, जिसके वजह से पार्क नीचे जाके गिर जाता है। तभी किसी के हंसने की आवाज आती है तो अपना बुली लड़का उसकी तरफ देखता है। तभी देखता है कि पार्क ने फोन निकाला हुआ होता है और वो हंस रहा होता है। तभी वो बुली लड़का ली से कहता है कि क्या वो साला पागल हो गया है क्या कुछ, और वो क्यों ऐसा हंस रहा है साला। तभी ली उसके पास देख के कहता है कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि अब तुम सब मरने वाले हो। तभी ली का मोबाइल दिखाते हैं जिसमें इजिन को फोन लगाया हुआ होता है और इजिन ने कहा होता है कि आई एम हियर, मतलब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तभी डोर के बाहर से आवाज आती है कुछ, मतलब किसी को मारने की। तभी दो लड़के डोर के पास देखने लगते हैं और हैरान हो जाते हैं कि क्यों आवाज आ रहा है। तभी तभी वो बुली लड़का भी उसके पास देखने लगता है और दो लड़कियां भी डोर के पास देखने लगती है कि अब कौन आ रहा है। तभी तभी वहां से अपना डोर में से अंदर अपना इजिन आता है और कहता है कि स्वागत नहीं करोगे मेरा, और उसके पास सुखजुक और उसके पीछे सेवक होता है और वो सीधा अंदर आ जाते हैं। और बस हमें वही सीन दिखाते हैं जहाँ पर
इजिन और सुखजुक और सेवक और इस बार के अंदर आ जाते हैं और वही चार लोग जो ली को घेरे हुए होते हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब ये कमीने कौन है। और तो उनकी तरफ अपने इजिन की तरफ बुली का लीडर भी देखता है और अपने आदमी से कहता है कि उनमें से हर सबको यहाँ पे लेके आओ, मुझे पता लगाना है आखिरकार ये कौन लोग हैं। उसका ऑर्डर सुनने के बाद उसके आदमी अपने इजिन की तरफ चले जाते हैं। तभी इजिन उनमें से एक जन को फटाक से आके उसके पेट पे किक मारता है। तभी सुखजुक और सेवक इजिन के साइड से निकलते हैं और सामने बंदे लोग को मारने के लिए जाते हैं। तभी सुखजुक अपना एक पंच एक बंदे के ठुड्डी के मारता है और सेवक भी उनमें से एक बंदे को पकड़ता है और उसके चेहरे पे दे पंच मारता है। जो तीन बंदे अपने तीन इजिन को पकड़ने आए थे वही तीन बंदे अब नॉक पड़े हैं। ये देखने के बाद अपने उधर के लोग हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तभी ली कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना। और ली उठता है और कहता है कि अब तुम मरोगे सालो। ये देखने के बाद इजिन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि साला इसका ड्रामा खत्म नहीं होता। तभी जूली देखती है कि इजिन की तरफ देखती है और हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसा कर सकता है। तभी पार्क अपने इजिन के पास आता है और कुछ कहने लगता है। तभी पार्क कहता है कि अगर हम चुपचाप डायून के फ्रेंड को बाहर निकाल लेंगे तो उससे उनके गुस्से का और भी अधिक सामना करना होगा, इसमें से वो खतरनाक हो सकता है। सिचुएशन हमारे सोच से अधिक कहीं खतरनाक लगती है। ऐसा लगता नहीं कि वो सिर्फ डायून के दोस्त को ही नहीं बल्कि और भी लड़की लोग को भी ऐसा करने में मजबूर कर रहे हैं। पार्क की ऐसी बातें सुनने के बाद इजिन अपना उन लड़कियों के पास देखता है और लड़कियां भी उधर तीन बैठी हुई होती है, वो भी अपने इजिन के पास देखती है। फिर पार्क इजिन से कहता है कि फिलहाल इस सिचुएशन को तोड़ना होगा और चीजों को नॉर्मल सिचुएशन में लाना बेहतर लगता है। तभी वहाँ पे कोई मेटल का बैट लेके आता है और जमीन पे घसीटते हुए आता है। तभी ये अपना इजिन उसकी आवाज सुनता है। तभी सामने देखता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ में वेपन होते हैं और उनका पीछे से लीडर कहता है कि तुम लोग कैसे आए यहाँ पे। ये अपना इजिन सुनता है और उसकी तरफ देखता है, कुछ नहीं कहता। तभी उनका लीडर आगे गुस्से में कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग हमारे बिजनेस में डिस्टरबेंस खड़ा करने आए हो और मैंने पूछा है तुम कहाँ से आए हो। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद अपने तीनों भी हीरो कुछ नहीं कहते और खड़े रहते हैं। तभी एक बंदा गुस्से में आके उसको अपने इजिन को बैट मारता है, पर इजिन अपना झुकते हुए डॉच कर लेता है और उसके हाथ को पकड़ता है और फिर उसके पेट में एक पंच मारता है जिसके वजह से वो वहीं पे नॉक हो जाता है। तभी दूसरा बंदा इजिन को बैट मारने आता है तो इजिन उसके गले में हाथ डालता है, उसको नीचे झुकाता है और अपनी किक मारता है जिसके वजह से उसके चेहरे पे ही किक लग जाती है तो उसका मुंह ही फूट जाता है तो उसके वजह से खून निकल जाता है। तभी तभी सुखदुख सेवक और ली आगे बढ़ते हैं और ली कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म। तभी अपने ली एक बंदे को पंच पे पंच मार रहा होता है और उसके तरफ फाइटिंग कर रहा होता है। तभी सेवक को दिखाते हैं, वो भी एक बंदे से फाइट कर रहा होता है, उसको दे पंच मारता है। और फिर सुजुक तो दिखाते हैं जो भी कोई भी एक बंदा संभालता है और उसके ऊपर फाइटिंग करने लगता है। यार सुखजुक भी एक ही बंदे को संभाल रहा है। सुखजुक उस बंदे को मार मार के अपने उन बुली लीडर के पास फेंक देता है जिसके वजह से वो बंदा पीछे आता है और बुली लड़के के इधर ही मतलब गिर जाता है। तभी जिनको दिखाते हैं जो बुली लड़के के पास आ रहा होता है और आते आते उसको घूर ही रहा होता है। तभी ये देखने के बाद वो बुली लीडर हैरान होता है और परेशान हो जाता है। इजिन अपना आगे बढ़ता है तब एक बंदा आता है और इजिन को पंच मारता है, पर इजिन अपना हाथ बीच में लाके उस बंदे को उसके मुंह पे कोनी दे मारता है। और तभी दूसरा बंदा एक बैट लेके आता है तो अपना इजिन उसको देख लेता है। तभी इजिन अपनी साइड की उसके पेट पे ही दे मारता है जिसकी वजह से वो पीछे गिर जाता है और उड़ते हुए सीधा नीचे गिर जाता है धड़ाम करके। फिर एक बंदा अपने इजिन को पंच मारता है और बदले में इजिन भी उसको पंच मारता है, दोनों के पंच टकराते हैं। फिर इजिन अपना उसका गला पकड़ लेता है जिसके वजह से इजिन उसको उठा के नीचे ग्राउंड पर पटक देता है और फिर चेहरे पे दे पंच मारता है जिसके वजह से उसका चेहरा ही फट जाता है और खून खून निकलता है। ये देखने के बाद वो दो बुली लड़कियों को दिखाते हैं जो ये देख के सब हैरान होते हैं और तभी बुली लड़की अपने फ्रेंड के पास देखती है और फिर उसकी फ्रेंड उसके पास देखती है और फिर वहां से चले जाने लगती है। तभी इजिन अपना जो बंदे नीचे गिरे होते हैं उनके ऊपर से आने लगता है। ये देखने के बाद वो बुली लीडर भी उड़ जाता है और डरता है और तभी पीछे साइड दिखाते हैं सुखजुक सेवक और ली पब्लिक को मार रहे होते हैं। इजिन अपना उस लीडर को घूर रहा होता है। ये देखने के बाद वो लीडर भी डरता है और कहता है कि वेट,
प्लीज एक सेकंड के लिए रुक जाओ। पर अपना एजेंट नहीं सुनता और उसके पेट पे अपनी किक मारता है, जिसके वजह से वो टेबल पे जाके गिर जाता है और उसको लगी होती है, इसलिए वो कर रहा होता है। तभी वो बंदा कहता है कि एजेंट को देख के, तभी वो एजेंट के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारे साथ खिलवाड़ करना एक अच्छा विचार है? तुम सभी जानते हो कि तुम कितने गंभीर मुसीबत में पड़ने वाले हो, है ना? तभी वो उठता है और कहता है कि मैं यूनियन का। तभी जिन उनका बात सुनता नहीं और उसके चेहरे पे अपनी किक मारता है, जिसके वजह से उसके चेहरे से भी खून निकलता है और वो ग्राउंड पर नीचे गिरता है। तो कहानी बताने वाला कहता है कि इनकी एक गैंग है जिनका नाम सम गैंग सी वाइन के है। फिर इनको दिखाते हैं जो कूल लुक में खड़ा होता है। तभी ये देखने के बाद अपनी जूली हैरान हो जाती है और उसको इजिन को देखने लगती है। तभी पार्क वहाँ पे आता है। तभी पार्क जूली से कहता है कि तुम्हें भी यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। तभी जूली कहती है कि ओ हाँ। तभी वो तीन लड़कियों को दिखाते हैं जो अपने जूली जैसे ही आए होते हैं और वो भी चले जाते हैं। तभी पार्क आगे कहता है कि यदि तुम यहाँ से चले गए तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। तभी अपनी जूली अपने पार्क से कहती है कि वेट, और फिर उन तीनों के पास देखने लगती है। तभी उन तीनों को दिखाते हैं जो पब्लिक को मार रहे होते हैं और फिर इजिन के पास देखने लगती है और कहती है कि ये सभी लोग जो जिन्हें डायून जानती है। और पार्क उसको जवाब नहीं देता और कहता है कि जल्दी चली जाओ। तभी वो उनके सामने झुकती है और कहती है कि थैंक यू। ये देखने के बाद सुखजुक, ली, सेवक और पार्क हैरान होते हैं और स्माइल करते हैं। तभी जूली बाहर की तरफ जा रही होती है। तभी सुखजुक अपना कहता है कि चलो हम भी यहाँ से निकलते हैं। तभी पार्क ये सुनकर कहता है कि इसका अंत ऐसा नहीं है। चिंता यह है कि बच्चे लोग उसको, जूली को स्कूल में ट्रबल खड़ा कर देंगे और वो इससे बच नहीं पाएगी। इसके अलावा यह सिर्फ बच्चों को bully करने की बात नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो इन्हें इन्हें यहाँ कुछ करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की जाती है। अभी ली सोचते हुए कहता है कि मैंने भी इसे पार्क के साथ रहते हुए सुना था। वो आदमी जो यहाँ से गुजर रहा था उसने पहले ही बिजनेस के बारे में कुछ बताया था। क्या ये उससे संबंधित है? तभी सेवक कहता है कि मैं इस पर गौर करूंगा। ये सुनकर इजिन कुछ सोचने लगता है। फिर इजिन अपना उस बार में से बाहर आते हुए सीढ़ी चढ़ता है। फिर सामने देखता है कि जूली और डायून गले मिल रहे होते हैं और यूना उनका वेट कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें स्टोर को दिखाते हैं जहाँ पर खाना ऑर्डर हुआ होता है और अपने बंदे लोग वहाँ पे कैन बीन पी रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और यूना अपने इजिन की तरफ देखती है कि कहा गया है करके। तभी इजिन को दिखाते हैं जो फोन पर बात कर रहा होता है और कोई कहता है उससे, क्या तुमको वो डिटेक्टिव याद है जिसे हमारे पहली बार मुलाकात हुई थी? तभी इजिन उसको याद करते हुए कहता है कि हाँ याद है। जो फोन पे बात कर रहा होता है वो अपने चीफ होते हैं। चीफ आगे कहते हैं कि हालांकि मैं उस आदमी ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं उस मामले के बारे में कुछ जानता हूँ जिसके वो जांच कर रहा है। हालांकि मैं ऐसी सिचुएशन में उत्पादन हुई है जहां कुछ यंग लोग जो घर से भागे हुए लोगों को निशाना बना रहे हैं, कथित तौर पर उनका अपहरण कर रहे हैं और उन्हें इलीगल इंटरनेट ब्रॉडकास्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इजिन अपना चीफ की बातें सुन रहे होते हैं और उससे सोच रहा होता है। तभी चीफ आगे कहता है कि यह अचानक परिस्थिति रूप से फैलने लगा है और वहाँ उन्हें इसमें निपटने में कठिनाई हो रही है। तभी अपना एजेंट सीरियस होता है और चीफ से कहता है कि यह सब रिलेटिव मामला है, मैं इसमें जांच करूंगा। ये सुनकर चीफ मोबाइल साइड में रखता है और कहता है और कहता है तुम। तभी इतना में एजेंट काट देता है। फिर हमें सीन शिफ्ट दे देता है। बार का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इधर थोड़े पहले देर अपनी एजेंट की फाइट हुई होती है। वहाँ पर कुछ लोग आए हुए होते हैं और उनके बीच में जो बोलते हैं ना गैंग वाले थे, तो उनका लीडर आया हुआ होता है। तभी वो टैटू वाले के बाजू वाला आदमी कहता है कि किस तरह के कमीने लोग इधर आए थे जो हमारे गैंग के साथ ऐसा खिलवाड़ कर सकते हैं। तभी टैटू वाला लीडर उस बुली लीडर से कहता है कि क्या तुम्हें उनमें से कोई याद है? तभी बुली वाला लीडर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो अचानक से कहीं से आ गए थे। अबे अचानक से आ गए थे? पहले देख अपने चेहरे पे कैसा मारा है उन्होंने, देख ले पहले। अभी एक बंदे को इतना गुस्सा आता है, वो टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है कि लगता है मैं अगर उन कमीनों को पकड़ लूंगा तो मैं उन्हें मार डालूंगा। देखा भाई लोग, चाय से ज्यादा किडली गर्म होती है। खैर छोड़ो, वैसे भी ये मार ही खाने वाला है। तभी टैटू वाला बंदा कहता है कि मैंने जो सुना है उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने घात लगाकर हमला किया गया है, इसलिए सभी को सावधान रहने की जरूरत है। इतने में बार का डोर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोई आया होता है और डोर ठोक रहा होता है। तभी डोर के पास एक बंदा होता है,
वो कहता है कि आज बंद है तो तुम कल आना साले कमीने। डोर का आवाज ज्यादा जोर से आ रहा होता है, तभी लोग उसके तरफ देखते हैं। तभी जो कुछ देर पहले ही मार खाए होते हैं वो भी उनके तरफ देखने लगते हैं और हैरान होते हैं देखकर, और कहते हैं कि वो कमीना वही है जो पहले वाला था। और इजिन वहाँ पर आता है और उनको देखता है। और बस कहानी में आज इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अभी जो बात कर रहा था ना कमीना चाय से ज्यादा किटली वाला, वो तो साला कुत्ता बना के मार खाने वाला है। चाय से ज्यादा किटली वाले को मार खाते हुए देखना है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। और मैं वही बार के बाहर अपने को पुलिस की कार को दिखाते हैं और फिर बार के अंदर दिखाते हैं। बार के अंदर ऐसा सन्नाटा हुआ होता है और इतने पब्लिक मार खाए होते हैं कि सोचो मत। इजिन अपना अकेला आके सबको पेल देता है। हमारे इजिन ने सबको ठोक फेंक के सीधा कर दिया होता है और सभी लाशों की तरह नीचे पड़े हुए होते हैं। किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर, तो किसी के कुछ ना कुछ टूटे हुए होते हैं। तभी अपने डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो कुछ पहले ही एपिसोड में आया था, और वो सामने का मंजर देख के बाकी हैरान हो जाता है कि भाई ये क्या है, कौन इनके बजा के चला गया। तभी वो सामने की तरफ यूनियन के बॉस को भी देखता है कि वो भी साला नॉकडाउन पड़ा हुआ होता है। तभी छोटे वाले बॉस को भी दिखाते हैं, वो भी नॉकडाउन पड़ा हुआ होता है। और अपना आता है चाय वाला किडली वाला गरम वाला बंदा। यही बंदा था जो पिछले एपिसोड में बहुत उड़ रहा था, बोल रहा था कि मेरे हाथ में आया तो मैं उसे मार ही डालूंगा, और अब ऐसे पड़ा है जैसे वो खुद मर गया है। मैंने तो बोला था, मार मार के भरता बना दिया इसका। तभी डिटेक्टिव का ध्यान उसके उंगली पे जाता है, उंगली उसकी तोड़ दी होती है। तभी डिटेक्टिव कहता है कि ये कमीने लोग निश्चित रूप से, ये कहते ही जाता है। तभी उसका कलीग कहता है कि सर, बिल्डिंग के अंदर और बाहर दोनों जगह पे सुरक्षित कैमरे केवल दिखावे के लिए लगाए गए थे, तो अंत में अपने पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तो ऐसा लगता है कि उनका किसी और ग्रुप के साथ, लोगों के साथ उनका झगड़ा हो गया था। अबे झगड़ा? अबे बंदा एक ही आया था मारने के लिए, वो भी इजिन था। ये सुनने के बाद डिटेक्टिव अपने सर पर हाथ लगाता है और कहता है, मुझे लगता है कि जब वो लोग जाग जाएंगे तो उनसे ही बात करनी होगी। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे का हाथ दिखाते हैं जो यूएसबी आगे करता है। तभी हमें दिखाते हैं कि वो चीप और अपना इजिन रहता है। तभी अपना चीप उस यूएसबी को देखने लगता है और कहता है कि एक यूएसबी, इसमें क्या है। ये सुनने के बाद अपना इजिन कहता है कि ये उस मामले का एविडेंस है जिस मामले का आपका फ्रेंड उसकी जांच कर रहा था। ये सुनने के बाद चीप अपना हैरान होता है और यूएसबी को देखने लगता है कि ऐसा कैसे। तो चीप यूएसबी को देखते हुए आगे कहता है इजिन से, तो हाई स्कूलर तुम ये कह रहे हो कि इसमें सबूत है? हाँ। ये सुनने के बाद इजिन कहता है कि हाँ इसमें है। ये सुनने के बाद अपना चीप थोड़ा परेशान होकर कहता है कि अभी तो बहुत समय भी नहीं बीता जब मैंने ये तुमसे कहा था। नहीं नहीं, बल्कि तुम्हें ये कैसे मिला ये बताओ। तभी इजिन अपना चिप से कहने लगता है कि मैं सीधा गया और उनसे पूछा। अरे भाई गया? अबे गया नहीं, मार के आया भाई, तू पागल है क्या? इजिन भाई क्या कर रहा है, मार के आया सीधा बोल देना। और तो उन्होंने पहले से ही अपने लैपटॉप से एविडेंस कलेक्ट कर दिए गए थे। ओ वैसे भी वही थे जिन्होंने मुझे ये बताया कि लैपटॉप बैग में ही है। ये सुनने के बाद चीप अपना आंखें बारीक कर लेता है और अपने एजेंट के पास देखता है और कहता है कि क्या उन्होंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आपने उनसे पूछा था? अबे पूछा नहीं था, उनको बहुत मारा, मार मार के बुरी हालत कर दी। ये सुनने के बाद अपना एजेंट नॉर्मल रहता है और कहता है कि हाँ। नॉर्मल देखने के बाद अपना चीफ एजेंट को कहता है कि ऐसा कैसे कर सकते हो आप? वो लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं लेकिन वो बस आपको जाके सब कुछ ऐसे ही नहीं बता देते। चिप ये कहने के बाद उसका कलीग भी उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी एजेंट को दिखाते हैं जो बड़े ही गुस्से में कहते हैं कि हाँ मुझे बस कुछ उंगलियां तोड़नी पड़ी उन लोग की, और वो लोग बताना चालू हो गए। तभी एजेंट आगे बताता है कि क्योंकि चाहे उन्होंने कितना भी क्राइम किया हो, उन्हें इंटरोगेशन का सामना करने के लिए ट्रेनिंग नहीं किया गया है। एजेंट का अपना ऐसा हो रहा देख के चीफ भी हैरान होता है और उसका कलीग तो कांपने लगता है। एजेंट अपना सीरियस लुक के साथ उनको देखने लगता है और कहता है कि मैं इस एविडेंस के बदले में तुमसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। ये सुनकर अपना चीफ हैरान होता है और वो भी बंदा देखने लगता है कि इसको क्या जरूरत पड़ गई किसी की। पर इजिन क्या मांगता है ये अपने को पता नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वही दो बुली लड़कियां होती है जो अपने टेबल पे बैठी हुई होती है और वो कहती है किसी से, अरे कल सैटरडे को क्या हुआ था। तभी वही मोटे बुली लड़के को दिखाते हैं जिसको अपने ली ने मारा था एक पॉइंट। तभी ये मोटा लड़का अपना चेहरा बनाते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब
मतलब है कि क्या हुआ। निश्चित रूप से उसके बाद उसका माहौल खराब हो गया था और तो हम सभी लोग चूतिए हैं। मैं तो बीच में से ही चला गया था क्योंकि उन्होंने कहा यूनियन के लीडर लोग की मीटिंग होने वाली है, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ था। ये सुनने के बाद वो दूसरी बुली लड़की कहती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, उन्होंने अपने बिजनेस में हमें शामिल कर लिया। जब ये सब कुछ हुआ था तब हम शादी के बंधन में बंधने ही वाले थे। देखो भाई लोग, मीनिंग ऐसा ही है तो मैंने ऐसे ही कह दिया। ये सुनने के बाद वो मोटा कहता है कि जब ये सब कुछ कल हुआ है तो मैं उनसे कैसे ये पूछ सकता हूँ। और तो उधर का एटमॉस्फेयर बहुत खराब हुआ था। यूनियन इस मामले में काफी हंगामा मचा रहे थे और कह रहे थे कि वो इस मामले की जांच करेंगे। ये सुनने के बाद वो भोली लड़की कहती है कि लालच है ऐसी सिचुएशन पे। तभी मोटा भोली अपने सर पे हाथ लगाता है और आगे कहता है कि मैं दिन गिन रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि हम जूली का पीछा करेंगे और अधिक लोगों को भेजेंगे तो वो हमें प्रत्यक्ष में बहुत सारा पैसा देंगे। ये सुनने के बाद वो दूसरी बुली लड़की कहती है कि वैसे भी वो जूली वो कुतिया आज स्कूल नहीं आई है। अभी पहली वाली बुली लड़की कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। और अपने तभी क्लास के अंदर उसकी टीचर आती है और तभी अपने बच्चे सभी उधर हैरान होते हैं और उधर की तरफ देखने लगते हैं कि क्लास में ये कौन आ रहा है टीचर के पीछे। तभी टीचर के पीछे से अपने पुलिस अंदर आ रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो मोटा बुल्ली लड़का हैरान होता है और आगे कहता है कि क्या बात है, हमारे स्कूल में पुलिस क्यों है। तभी पुलिस को दिखाते हैं, जो दोनों पुलिस किसी को देख रहे होते हैं। तभी हमें देखता है कि वो लोग उसी बुली और उस मोटे लड़के को देख रहे होते हैं। पुलिस वाले उनके तरफ देख रहे होते हैं तो वो लोग भी हैरान होते हैं कि हाँ हमारे पास क्यों देख रहे हैं। अब तुम समझ जाओ इजिन ने अपने क्या मांगा हुआ था। ऐसा फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें इजिन का घर दिखाया जाता है। फिर हमें डायन को दिखाया जाता है जो हंस रही होती है और कहती है कि ओप्पा जाहिर है जिन लोगों ने जूली को परेशान किया था उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है और क्राइम में सहयोगी होने के कारण जूनियर डिटेंशन सेंट्रल में भेज दिया गया। ये सुनने के बाद इजिन स्माइल करता है और कहता है कि सच में। तभी इजिन सोचता है कि चिप ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था। चिप को दिखाते हैं जो इजिन से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जब डिटेक्टिव ने आपने बताए हुए द्वारा बताए गए बच्चों की जांच की तो पता चला कि वो सच में इस घटना में शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि वो लोग इस तरह के क्राइम में शामिल पहली बार हुए थे, इसलिए उन्होंने उसे उचित सजा दी जाए। वर्ल्ड क्या बन जाएगा, वो अभी भी बहुत यंग है। फिर इजिन प्रेजेंट में आता है, तभी इजिन को कोई थैंक यू कहता है। ये थैंक यू कहने वाली अपनी डायन रहती है। वो कहती है कि थैंक यू आपका जूली की हेल्प करने के लिए। ये सुनने के बाद इजिन उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। तभी तभी डोर की डोल बेल बजती है। तभी अपनी डायन अपने चेयर से उठती है और कहती है लगता है जूली आ गई है। तभी डोर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डोर खुलता है और डोर के बाहर अपनी जूली होती है और जूली अपने अंदर के तरफ देखती है तो डायन भागते हुए डोर पर आती है और उसके पीछे ग्रैंडपा होते हैं। तभी ग्रैंडपा जूली को देख के कहते हैं कि काफी समय हो गया जूली, तुम कैसे हो। तभी जूली ग्रेट कहते हुए कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो ग्रैंडपा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक बेड पर नहीं पड़ा हूँ। भी अपने डायन के पीछे अपना इजिन को दिखाते हैं जो इजिन अपने ग्रैंडपा और डायन और जूली के पास देखता है कि वो बड़े ही खुश हो रहे थे। तभी अपना इजिन भी उनको देख के खुश होता है और स्माइल करता है। तभी हमें एक बेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर धुआं आ रहा होता है और कुछ लोग भाग रहे होते हैं और कुछ लोग मरे पड़े हुए होते हैं। तभी एक जगह पे दिखाते हैं जहाँ पर खून खून लगा होता है। तभी कोई कहता है कि आगे सब क्लियर है, टारगेट अब सुरक्षित है। तभी अपने लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं जो ये सुनकर कहता है कि हाँ ठीक है। फिर हमें और भी सोल्जर को दिखाते हैं, उसमें से एक जन कहता है कि हम वस्तु को सुरक्षित करने और टारगेट को ट्रांसफर कर रहे हैं अब से 10 मिनट बाद। तभी हमें दिखाते हैं और भी सोल्जर जो बड़े ही ध्यान दे रहे होते हैं और एरिया को क्लियर कर रहे होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट अपने बंदों से कहता है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि टारगेट को ट्रांसफर किया जा सके। ये सुनने के बाद उसका बंदा कहता है कि यस सर। तभी लेफ्टिनेंट अपने यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। फिर लेफ्टिनेंट के रेडियो पर एक कॉल आता है, सर सर। तभी लेफ्टिनेंट कहते हैं कि अब क्या हुआ। टारगेट ने कहा है कि वो तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आप उन्हें ले नहीं जाते। ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट अपने वही रुक जाते हैं और आगे वो बंदा आगे कहता है कि उन्होंने विशेष रूप से आपके लिए पूछा था सर। ये सुनकर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि क्या। तभी लेफ्टिनेंट टारगेट के पास जाते हैं और टारगेट के पास जाते हुए एक दरवाजा लगता है, वो बंद होता है तो
वो खुल जाता है और लेफ्टिनेंट अंदर आते हुए सामने वाले बंदे से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, ये टारगेट को कह रहा होता है। तभी सामने की तरफ दिखाते हैं जो व्हाइट कोट में जो होता है वही टारगेट रहता है। वो उसकी आवाज सुनकर उसके पास देखता है और कहता है कि क्या तुम ही कांग हांगचान हो? ये सुनकर लेफ्टिनेंट कहता है कि हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो? तभी वो व्हाइट कोट वाला बंदा उसको देख के कहता है कि मैंने सोचा था कि अगर मैं आपके माध्यम से उनसे मिल पाऊंगा। ये सुनने के बाद अपना लेफ्टिनेंट हैरान होता है। तभी फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हो। तभी वो व्हाइट कोट वाला बंदा सीरियस होके कहता है कि मैं मशीनरी एजेंट से मिलना चाहता हूँ। लेफ्टिनेंट इजिन का नाम सुन के हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और इसी तो कहानी की शुरुआत में हमें उसी प्रोफेसर को दिखाते हैं जिसका फोटो चिपका हुआ होता है और वो यूएसए से होता है या यूएसए में रहता है। तो फिर हमें इजिन को दिखाते हैं जो एक जगह पे बैठा हुआ होता है और फिर हमें लेफ्टिनेंट और इजिन को दिखाते हैं जो लेफ्टिनेंट उसकी बातें बता रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें पूरी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन यह खुलासा का विवरण है। तो हमें कुछ समय पहले ही जानकारी मिली थी कि इलीगल तौर पे आर्मर डिलीवरी कर रहे थे। एआईडी अपने द्वारा बनाए जाए रासायनिक हथियारों को बेचने का नियोजन बना रही थी। जो ये संगठन है वो वेपन खरीदना चाहती थी। ये बहुत खतरनाक है। अंत में एक मिशन था जिसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया के विशेष कार्य बल ईडन गार्डन को सुरक्षित करने के लिए गए। जो बायोलॉजिकल वेपन ये पर्सनल इंचार्ज था और तो ये रिसर्चर भी था। तभी लेफ्टिनेंट आगे कहते हैं अथोराइज उन्होंने ईडन गार्डन को सुरक्षित कर लिया, लेकिन बायोलॉजिकल वेपन प्रयोगशाला से गायब हो गया। ये सुनकर अपना एजेंट कहता है कि तो पॉसिबिलिटी है कि वेपन को पहले से ही बेचा जा चुका है या फिर उन्होंने इसे बेचने के लिए उसका लोकेशन बदल दिया। ये सुनकर लेफ्टिनेंट कहता है कि हाँ, इसके अतिरिक्त यदि हम वेपन डिलीवर के लीडर को नहीं पकड़ेंगे तो ईडन गार्डन को भी वेपन का लोकेशन पता चल जाएगा, लेकिन वो किसी रीजन के वजह से वो हमसे बात नहीं करना चाहते और तो आपसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर इजिन कहता है कि पास्ट में मैंने एक मिशन को एक्सेप्ट किया था और उनकी सुरक्षा की थी। ये कहने के बाद अपने रिसर्चर की फैमिली को दिखाते हैं जहाँ पर उसकी पत्नी और बेटा रहता है। तो इजिन कहता है कि कम शब्दों में कहूँ तो उनका ये मिशन था कि उनकी वाइफ और उनके परिवार को सुरक्षित करना था। ये सुनने के बाद अपना लेफ्टिनेंट कहता है कि क्या उनकी वाइफ, उनका तो 2 साल पहले ही निधन हो गया। ये सुनने के बाद इजिन अपना हैरान होता है और उसके भी दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो रिसर्चर की बीवी को दिखाते हैं जो इजिन को देख के हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम ही मशीनरी इजिन हो? तभी अपने को इजिन को दिखाते हैं जो मशीनरी के रूप में रहता है और उस लेडीज से कुछ नहीं कहता। तभी वो लेडी आगे कहती है कि तुम स्पष्ट रूप से मेरे सन के एज के लगभग ही हो। तभी वो लेडी अपने एजेंट को खाना खाने के लिए एक डिश देती है, उसमें खाना होता है। तभी वो लेडी आगे कहती है कि तुम्हें इसे पूरा खाना होगा तभी हम बाहर चलेंगे। तभी अपना ये एजेंट सुन के उस डिश के पास, खाने वाले डिश के पास देखता है और फिर उनकी तरफ देखने के बाद कहता है कि विदेशी मामलों का कार्यक्रम भी आपका कार्यक्रम है। तभी वो लेडी मम्मी जैसे बनते हुए कहती है कि बस बहुत हो गया, जब तक तुम यह सब खत्म नहीं कर लेते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो रिसर्चर और उसका बेटा आता है। तभी वो लेडी आगे कहती है कि तुम इस एज में सिर्फ प्रोटीन बार नहीं खा सकते जबकि तुम अभी ग्रो कर रहे हो। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ती है और अपने बेटे से भी कहती है कि माइकल तुम भी आओ और इसे खा लो, ठीक है? ये सुनकर उसका बेटा भी हैरान होता है। फिर वो उसका बेटा भी उस टेबल पे बैठता है और इजिन के साथ में खाने लगता है। इजिन को और अपने लड़के को खाता हुआ देख के वो लेडी खुश होती है और रिसर्चर भी खुश होता है। तभी इजिन अपना प्रेजेंट में आता है और तभी अपना लेफ्टिनेंट इजिन से कहते हैं कि उसके बाद यह मालूम हुआ कि प्रोफेसर गार्डनर सभी काम बंद कर दिए गए और शांति से रहने लगे। हालांकि हाल ही में मिली जानकारी से आइडा ने उसे किडनैप कर लिया और अपने शोध में शामिल हो गए। ये सुनने के बाद इजिन अपना सैड होता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। तभी अपना इजिन फिर चेयर से उठता है और कहता है कि मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। फिर इजिन उधर से उठता है और लेफ्टिनेंट के सामने आता है। तभी लेफ्टिनेंट कहते हैं कि इजिन, तो इजिन उनके पास देखता है तो लेफ्टिनेंट एजिन से कहता है कि सॉरी, ये बहुत अर्जेंट था। तभी इजिन अपना इस बारे में सोचता है और कुछ कहता नहीं और फिर
उसको देख के स्माइल करता है और कहता है कि मैं पूरी तरह से समझता हूँ। आपने मुझे आगे कुछ नहीं समझाया, लेकिन मुझे यकीन है कि अनगिनत लोगों की जानकारी दांव पे लगी है। ये सुनकर लेफ्टिनेंट अपने एजेंट के पास देखता है पर कुछ नहीं कहता। फिर लेफ्टिनेंट और एजेंट उनको मिलने के लिए जाते हैं। तभी एजेंट उस रूम के सामने आता है जहाँ पर प्रोफेसर होता है और उसका गेट खोल देता है। तो प्रोफेसर देखता है कि कोई आ रहा है, तो प्रोफेसर को दिखाते हैं, जो अपने एजेंट को देख के हैरान होता है। तो सामने अपना एजेंट होता है और दरवाजा लगा देता है। अपना प्रोफेसर एजेंट के पास तो देखे ही जा रहा होता है हैरान भरे नजरों से। फिर एजेंट अपना प्रोफेसर के पास देखता है और फिर उसको याद आता है कि पहले प्रोफेसर कितने खुश रहा करते थे, तो अभी उनका चेहरा बहुत ढल चुका है। तभी प्रोफेसर एजेंट को देख के कहते हैं कि क्या एजेंट। ये सुनने के बाद एजेंट अपना खामोश रहता है और जवाब नहीं देता। फिर प्रोफेसर एजेंट के पास देख के कहता है, तुम्हें मैंने उस समय देखा था तो तुम बच्चे थे, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम अभी यंग मैन बन गए हो। ये सुनने के बाद एजेंट अपना कुछ नहीं बोलता और टेबल सरकाता है और बैठने के लिए जाता है। तभी फिर प्रोफेसर अपना एजेंट से कहता है कि क्या 3 साल हो गए। ये सुनने के बाद अपना एजेंट कहता है कि हाँ 3 साल हो गए, और तो मैंने आपके वाइफ के बारे में पहले से ही सुना था। ये सुनने के बाद प्रोफेसर कहता है कि ओ अच्छा। तभी प्रोफेसर आगे कहता है कि सारा तुम्हें सचमुच पसंद करती है। सारा इसके वाइफ का नाम है तो सारा ही कहेंगे। अलग होने के बाद भी हम अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते थे, और तो हमने उसके बाद आपसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं कर सके। ये सुनकर अपना एजेंट मुद्दे पे आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आप केवल मुझसे ही बात करेंगे। ये सुनने के बाद प्रोफेसर कहता है कि हाँ, मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है। उस समय जब मैं आपके बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे पता चला कि तुम लेफ्टिनेंट को जानते हो, इसलिए जब मैंने आपके बारे में पूछा तो मैं सही था। तभी जिन अपना कहता है कि मैंने सुना है कि आपने एक बायोलॉजिकल वेपन बनाने में आपने मदद की है, तो उसका क्या हुआ। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है कि सारा गुजरने के बाद जब मैं अकेला रहता था तो मेरा किडनैप कर लिया गया, तो मेरे पास सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनने के बाद इजिन अपना उस प्रोफेसर के पास देखता है और फिर आगे कहता है प्रोफेसर से कि मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। ये सुनकर प्रोफेसर सीरियस होता है और कहता है कि मेरा बेटा, प्लीज मेरे माइकल को बचाओ। इजिन अपना ये सुनने के बाद वो भी हैरान होता है और उनके पास देखने लगता है। फिर मिचेल को दिखाते हैं, जो इजिन को बुक दे रहा होता है, और उन्होंने मेरे बेटे को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, इसलिए मेरे पास सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं अपने बेटे को नहीं बचा सकता तो मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। ये सुनने के बाद इजिन अपना उनके पास घूर के देखता है और सीरियस होता है। माइकल को बचाने के लिए मुझसे पूछने के बजाय आपको यहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए थी। ये सुनने के बाद वो प्रोफेसर कहता है कि नहीं, वो तुम ही होंगे। तभी ये सुनकर इजिन अपना सैड होता है और कहता है कि वो इसकी अनुमति नहीं देंगे। ये सुनने के बाद अपना प्रोफेसर कहता है कि तो फिर मैं इसमें सहयोग नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद अपना इजिन उनके पास देखता है और कुछ नहीं कहता। तभी ये सुनने के बाद प्रोफेसर अपना टेबल पर हाथ मारता है और गुस्सा करता है और कहता है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। एक डिप्लोमेट के रूप में मैंने अपने मिशन पूरा करते हुए सारा की उस समय मौत हो गई। ये सुनकर अपना एजेंट खामोश रहता है, कुछ बोलता नहीं। तभी अपना प्रोफेसर आगे टेबल पर फिर हाथ मारते हुए कहता है कि उस वजह से मैं किसी पर या अपने देश पर भी भरोसा नहीं कर सकता। नहीं, इसे कहने का सही तरीका यह है कि मेरा भरोसा ही खत्म हो चुका है। लेकिन एजिन, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आपको हमने फैमिली के हिस्से में एक रूप में स्वीकार कर लिया है। ये सुनकर इजिन अपना खामोश रहता है पर उनकी तरफ देखता है। देखो यार, इजिन अपना किसी को भी अपनी फैमिली मानता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो सोचो, प्रोफेसर ने उसको अपनी फैमिली माना है तो उनके लिए वो क्या नहीं कर सकता। तभी सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर एक सिटी होती है, जहाँ पर कुछ लोगों को दिखाते हैं जो गनधारी रहते हैं, मतलब बंदूक रहती है उनके पास। तभी अपने को इजिन दिखाते हैं, जो किड इजिन रहता है, अपना लिटिल इजिन, और कोई कहता है कि क्या तुम ही मशीनरी इजिन हो। ये बोलने वाली अपनी सारा होती है। तभी इजिन कहता है कि हाँ। इजिन को देख के अपनी सारा हैरान होती है और कहती है कि तुम तो मेरे बेटे के उम्र के लगते हो। सारा का आवाज सुन के अपना प्रोफेसर बाहर आता है और कहता है कि क्या गलत है, और प्रोफेसर आगे कहता है कि ये बच्चा कौन है। सारा अपनी हैरान होकर पीछे मुड़ती है और कहती है कि वेट वेट, ये बच्चा है ना
अपना मशीनरी इंजन है। ये सुनने के बाद वो प्रोफेसर हैरान होता है और उसका बेटा भी हैरान होता है। तो प्रोफेसर कहता है कि क्या यही है क्या जो हमारी रक्षा कर रहा है। मिचेल भी अपने इंजन को देखने के बाद हैरान होता है और वो भी कहता है कि क्या तुम सचमुच मशीनरी इंजन हो। मैंने ये सुना था कि मशीनरी इंजन को बेस्ट रूप में क्लासिफाइड किया गया है। ये सुनने के बाद अपना लिटिल इंजन कहता है कि शुरुआत में हर कोई एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, लेकिन कई बैटल्स करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया है कि मैं ही इंजन था। ये सुनने के बाद तीनों भी हैरान होते हैं और इंजन की तरफ देखने लगते हैं। सारा तो मुंह पे हाथ रख देती है। वो तीनों ये देख के हैरान होते हैं कि इतना सब अच्छा मशीनरी में कैसा है, पर स्टोरी अपने को ही मालूम है कि कैसा है। ठीक है, तो बस आज के लिए ये एपिसोड इतना ही। तो एपिसोड अच्छा लगे तो भाई लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। बाय बाय। तो भाई लोग कैसे हो, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। तो बढ़ते हैं अपन कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हमें एक शिविर को दिखाते हैं जहाँ पर दो बंदे गार्ड कर रहे होते हैं। फिर अंदर हमें एक बंदे को दिखाते हैं। वो बंदा सामने वाले से कहता है कि यही सच है, यही मशीनरी इंजन है और हाँ, इस काम के लिए वो बहुत अच्छा मशीनरी है और इस एरिया में वो सबसे बेस्ट है, जैसे तुम्हें चाहिए था। उस बंदे के सामने अपनी सारा खड़ी होती है और वो कहती है उससे कि तो क्या तुम सीरियस हो। और फिर सारा पीछे देखती है तो ईजिन खड़ा होता है और ईजिन की तरफ देख के कहती है कि वो अभी तक बहुत यंग है। उसकी बात सुनकर वो बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि ये समय ऐसी चीजों के बारे में चिंतित होने के बारे में नहीं है। हमने यह भी सुना है कि आपको कंट्री, यहाँ तक कि आपको लोकल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। ये बात, उसकी बात ये सुनने के बाद अपनी सारा हैरान होती है और फिर उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि आपको ये जानकारी कैसे मिली, लेकिन लोकल गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि उसके सोल्जर तैनात करेंगे। हम आपके सुरक्षा के लिए यहाँ पे आए हैं। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि मैं समझता हूँ, यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये किसी भी तरह से हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि ऐसी स्थिति में जल्दी से निर्णय लेना सबसे अच्छा होगा। एक कैपेबल मशीनरी के सैनिक को कॉन्ट्रैक्ट करने और काम शुरू करने में समय लगता है। ये सुनने के बाद अपनी सारा कहती है कि ओ। तभी सामने वाला बंदा आगे कहता है कि इसके बारे में कैसा है, यदि ये अनकंफर्टेबल है तो हम ईजन के लोकेशन पर किसी और को करीबी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये सुनकर सारा कहते हैं कि अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट को औपचारिक रूप देंगे। ईमानदारी से कहूँ तो आपकी तरह अच्छी प्रतिष्ठा वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास स्किल भी हो। तभी सामने वाला बंदा स्माइल करता है और कहता है कि जैसे आपकी इच्छा। सच में बहुत से लोग इसके लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं होंगे। इनकी बातें अपना ईजिन सुन रहा होता है और सारा अपनी ईजिन के पास जाने लगती है और ईजिन उसको आता हुआ देखता है। तभी सारा ईजिन के पास आती है और स्माइल करती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं आपके प्रति बहुत रूड हूँ, जबकि तुम्हें हमारी जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करने की। ये सुनने के बाद ईजिन अपना उनके पास देखता है पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। तुम्हें तो पता है उसकी फीलिंग उस टाइम मर गई थी। अभी प्रोफेसर की फैमिली वहाँ पे होती है और फिर सारा ईजिन से कहती है कि प्लीज हमारा ध्यान रखिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रोफेसर की बिल्डिंग को दिखाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर और उनकी फैमिली खाना टेबल पे लगा रही होती है और तभी सारा कहते हैं कि ईजिन आओ और हमारे साथ खाना खाओ। तभी हमारे ईजिन को दिखाते हैं जो उनके डोर के इधर ही खड़ा होता है और ईजिन अपना उनसे कहता है कि मेरी चिंता मत करो, बस अपने खाने का आनंद लो। ये सुन के अपना माइकल कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, चलो एक साथ खाना खाते हैं। ये सुनने के बाद अपना ईजिन कहता है कि मैं उन लोगों के साथ खाना नहीं खाता जिनको मुझे प्रोटेक्ट करना है, ये मेरा जॉब है। ये सुनने के बाद माइकल कहता है कि क्यों नहीं खा सकते तुम। ये सुनकर अपना ईजिन खामोश रहता है, उसके पास जवाब नहीं रहता। तभी माइकल आगे कहता है तुम हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हो। उसकी बात सुनने के बाद अपना ईजिन अपनी नजरें दूसरे साइड करता है और कुछ नहीं कहता। अपना ईजिन जवाब नहीं देता, इसलिए माइकल अपना क्यूट सा फेस करके उसको इमोशनल अत्याचार करने लगता है और उसकी तरफ देखने लगता है। बल्कि माइकल ही नहीं और सारा और प्रोफेसर भी उसके पास देखने लगते हैं, पर अपना ईजिन अपनी आंखें बंद करता है और उनसे कहता है कि यह किसी भी संभावित खतरे के प्रति मेरी प्रतिक्रिया धीमा कर देता है। फिर भी मैं उन व्यक्ति के साथ खाना नहीं खा सकता जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। ये सुनने के बाद अपने सारा, प्रोफेसर और माइकल उसके पास देखने लगते हैं और माइकल कहता है कि ओ, लेकिन ये एक सेफ प्लेस है, हम एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर है, चलो हम सब मिलकर जल्दी से खाना खा लेते हैं। ये सुनकर अपना ईजिन कुछ नहीं कहता, पर अपना माइकल उसको
इमोशनल अत्याचार करना छोड़ता ही नहीं और उसकी तरफ प्यारी बजरे नजरों से देखने लगता है। पर अपना ईजिन सख्त लौंडा रहता है। तभी ईजिन डोर का दरवाजा खोलता है और उनसे कहता है कि मैं कुछ समय तक आसपास का जायजा लूंगा और फिर तुरंत वापस आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद प्रोफेसर की फैमिली ईजिन के लिए परेशान होती है, पर क्या कर सकते हैं, ईजिन अपना नहीं खा सकता ना, इसलिए ड्यूटी फर्स्ट है पहले। अभी हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दुकानें बंद होती है, पर गन वाले सैनिक वैनिक सब जमा होते हैं और उसमें अपना एजेंट भी होता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी एजेंट को पहचानने वाले एजेंट से मतलब बात नहीं करते, हाथ ऊपर करते हैं। तब एजेंट अपना उनके पास देखता है। एजेंट देखता है कि सिचुएशन सब सही है, तो वो वापस चला जाता है बिल्डिंग के अंदर और दरवाजा खोलता है। तभी एजेंट अंदर आता है और वो खाने के टेबल के इधर जाता है, तो खाने के टेबल पे खाना होता है। तभी उसको कोई कहता है कि क्या तुम वापस आ गए। ये सुनने के बाद ईजिन अपना उनकी तरफ देखने लगता है, तो वो सारा होती है। सारा आगे कहती है कि यदि तुम खाना खाने में अकम्फर्टेबल हो तो अकेले ही खाना खाओ, वैसे भी हम पहले ही खाना खा चुके हैं। तभी माइकल को दिखाते हैं जो बुक ऊपर करते हुए कहता है कि मैं एक बुक को रीड कर रहा हूँ, तो इसलिए हमें परेशान मत करो। फिर हमें ईजिन को दिखाते हैं जो एक चीज को देख रहा होता है। तभी ईजिन क्या देख रहा है कि उधर टेबल पे खाना है और वो बहुत स्वादिष्ट लग रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं वही बिल्डिंग का, जहाँ पर अपना सुबह हुई होती है और ईजिन और माइकल साथ में ही होते हैं। माइकल ईजिन से पूछता है कि ईजिन तुम कब से मशीनरी बन गए हो, पर अपना ईजिन इसका जवाब नहीं देता। तभी सारा पीछे से गुस्सा करते हुए कहती है कि माइकल। तभी माइकल का मुंह बन जाता है। तभी सारा माइकल से कहती है कि ये कैसा प्रश्न है, ये तुम्हें ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। फिर ये कहने के बाद ऐसे दिन चलते रहते हैं। तभी माइकल कुछ खाने के लिए लाता है ईजिन के लिए और फिर दूसरे दिन अपने पत्ते बित्ते खेल रहे होते हैं फैमिली, तो ईजिन के पास देख रहे होते हैं। पर अपना ईजिन उस अपार्टमेंट के डोर पर ही खड़ा होता है और उनकी सिक्योरिटी कर रहा होता है। तभी दूसरे दिन दिखाते हैं जो ईजिन कुछ देख के हैरान होता है और उसके देखने लगता है, तो टेबल पे स्वादिष्ट सा खाना रखा हुआ होता है ईजिन के लिए। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और तुम्हें पता है जब हमें प्यार मिलता है तो उसकी आदत लग जाती है, और जो आदत लगी होती है वो जब छोड़ के चली जाती है तो बहुत बुरा लगता है। तो कहानी पे वापस आते हैं, तो हमें जीप दिखाते हैं जो हॉर्न बजा रही होती है। फिर हमें दो जीप और एक कार को दिखाते हैं, जिसमें जीप में कुछ सैनिक बैठे हुए होते हैं। तभी सारा को दिखाते हैं जो अपने एजेंट के सामने खड़ी होती है और सारा एजेंट से कहती है कि आज एजेंट एक एक्सटर्नल शेड्यूल के लिए हमारे फैमिली के साथ है। ये सुनकर अपना एजेंट सारा के पास देखता है पर कुछ नहीं कहता। तभी सारा एजेंट से कहती है स्माइल करते हुए, एजेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे और मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करो, तुम यहाँ बचे हुए फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो, है ना। ये सुनने के बाद ईजी, प्रोफेसर और माइकल उनके पास देखने लगते हैं जैसे कि उसके आखिरी शब्द है, ऐसा लग रहा है। तभी प्रोफेसर अपनी बीबी के पास मतलब सारा के पास देखने लगता है और सोचने लगता है कि उसने रात को क्या कहा था। तभी सारा प्रोफेसर से कहती है कि क्या आप प्लीज ये मेक श्योर कर सकते हैं कि माइकल और ईजिन आज भोजन कर ले। बस ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। तो भाई लोग कैसे हो आप, स्वागत है मेरे चैनल में एबी मांगा एक्सप्लेन में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, और बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो हमें इजिन को दिखाते हैं जो उसके हाथ में गन होती है और वो बिल्डिंग से नीचे आकर भाग रहा होता है सामने की ओर, और सामने की ओर दिखाते हैं तो एक जीप खड़ी होती है उसके लिए, और वो जीप के तरफ भागता है और फिर जीप को जाके पकड़ता है और छलांग लगा के उसके अंदर सीधा बैठ जाता है। जैसे ही जिन अपना जीप में बैठता है तो वो सीधा वो गाड़ी को भगाने लगते हैं। तभी गाड़ी चलाने वाला बंदा वो कहता है कि मुझे नहीं पता चला कि एंटी गवर्नमेंट लोगों ने पहले से ही हमला कर दिया था, क्योंकि डिप्लोमेंट विलेज से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, और तो मुझे लगता है कि उन्होंने डिप्लोमेंट का किडनैप करके और उनकी वापसी सुनिश्चित करने के बाद इसके इरादे स्पष्ट कर दिए गए हैं। सिचुएशन ऐसी बनी क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिस किया क्योंकि हम जा रहे हैं एक मूव आगे बढ़ने के लिए, और तो मुझे ये डर है कि रेस्क्यू टीम को साथ में आने में कुछ टाइम लगेगा। ये बातें सुनकर अपना एजेंट कहता है कि इस बात का संभवता बहुत कम है कि हॉस्टेज को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक कि उनका अनुरोध पूरा नहीं हो जाता। ये सुनकर वो ड्राइवर कहता है कि यह बात सही है, मुझे ये एक बात ऑपरेटर के माध्यम से पता चली है, मुझे ये पूरा यकीन है कि वो मुसीबत में पड़ जाएंगे क्योंकि हमें ये बात बहुत जल्दी पता चल गई है। शायद वो लोग हॉस्टेज को
को छुपाने में लगे होंगे। ये सुनने के बाद अपना ईजिन कहता है तो प्लीज मेरे लिए बाहरी इलाकों में एक सीन क्रिएट कर दो, तो मैं अंदर के साइड में ध्यान रख लूंगा। ये सुनने के बाद वो तीनों भी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। ये कहने के बाद वो बड़ी तेजी से वहाँ से जाने लगते हैं अपने मंजिल की ओर। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बेस को दिखाते हैं। उस बेस के बाहर कुछ लोगों को दिखाते हैं जो वेपन लेके खड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी दो गार्ड्स को दिखाते हैं जो आपस में बात करते हुए वो कहता है कि एबी मांगा एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लिया, तो बंदा दूसरा कहता है कि हाँ कर लिया। इतना कहने के बाद उनके सर के ऊपर दूर पहाड़ी पे कोई उन पे नजर रखा होता है और उसके हाथ में AWM गन रहती है और वो स्नाइपर चला रहा होता है। तभी वो स्नाइपर की गोली चला देता है जिसके वजह से गोली निकल से सीधा उसके हेड पर लग जाती है, सीधा हेडशॉट। उस बंदे का वही काम तमाम हो जाता है। तभी वही बंदा फिर से एक बार वही गन लोड करता है और गोली चला देता है जिसके वजह से गोली सीधा उसके हेड पर लगती है, सीधा फट से हेडशॉट। और उस भाई का भी काम वही तमाम हो जाता है। उनके ऊपर गोलियां चल रही होती है। तभी उनके पार्टनर लोग एक डायरेक्शन में हाथ दिखाते हुए उनके तरफ फायर करने लगते हैं। तीन बंदे उनके तरफ फायर करने लगते हैं पर अपना बंदा इतना दूर रहता है कि उसके तरफ गोलियां जल्दी पहुंचती नहीं है और वो बंदा आर्टेक्स को खोलते हुए उनके ऊपर निशाना लगाता है और निशाना लगाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये सचमुच लगता है कि तुम इस गोलियों से मुझे मार पाओगे? और फिर ट्रिगर चला देता है जिसके वजह से उधर एक बंदे के ऊपर तीसरा हेडशॉट पड़ जाता है जिसके वजह से वो बंदा वही मर जाता है और उसका साथीदार उसको देखता है। तभी दूसरा वाला तो गोलियां चलाता है और फिर वहाँ पे और भी सोल्जर भागते हुए आ रहे होते हैं उस साइड ही। देखो भाई AWM चली है तो भाई हमको भी चाहिए AWM। और मैं ये कहानी खत्म होने के बाद PUBG खेलने वाला हूँ। इतने बंदे आगे बढ़ रहे होते हैं तो इसलिए वो लोग अपने इंजन वाले बंदे लोग गाड़ी में बैठते हैं और उधर से गाड़ी से ही निकलते हैं और कहते हैं कि वो आ रहे हैं। ये मेक श्योर करना कि तुम बाहरी इलाकों में ही गाड़ी चलाओ ताकि इंजन को अपनी चाल चलने में आसानी हो। तभी हमें इंजन को दिखाते हैं जो एक साइड से भाग रहा होता है और दूसरे साइड में वही बंदे लोग होते हैं। तभी इंजन भागते भागते कुछ नोटिस करता है और वही रुक जाता है साइड में। तभी साइड में रुकने के बाद वहां से चार बंदे दूसरे डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। तभी इंजन अपना वही रुकता है और उनके जाने का इंतजार करता है। तभी इंजन उनके तरफ देख रहा होता है। तभी पीछे से आता है आवाज कि तुम पीछे की तरफ दिखाते हैं जो दो बंदे होते हैं और उनके हाथ में गन होती है। उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम यहाँ से जाने के बजाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी सिचुएशन गड़बड़ है क्योंकि हम पर घात लगाकर हमला किया गया है। ये सुनने के बाद इंजन अपना उनके तरफ देखता है और कहता है कि ओ मैं, पर उसकी बात पूरी नहीं करने देते। तभी वो बंदा कहता है कि तुम्हारी गन कहाँ पे है? तभी दूसरा बंदा इंजन को देख के कहता है कि ये लड़का मजाकिया लग रहा है। ये सुनने के बाद इंजन अपना उनके तरफ देखता है पर कुछ नहीं कहता। तभी वो उसमें से एक बंदा कहता है कि तुम्हारा डिवीजन कौन सा है? तभी अपना इजिन पिस्तौल निकालता है और उस बंदे के ऊपर पॉइंट करता है। इजिन की पिस्तौल देख के वो भी हैरान होता है कि वो ये बंदा क्या कर रहा है। तभी इजिन अपना उन दोनों के सर पर गोली मार देता है जिसके वजह से और उनका काम तमाम हो जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। इजिन अपना उनके पास से उनकी गन ले लेता है और फिर तभी देखते हैं कि एक बंदा इजिन के पीछे आया हुआ रहता है और बोलता है क्या हो रहा है। तभी इजिन अपना फटाक से उसके पास देखता है और अपनी बंदूक निकालते हुए पिस्तौल उसके ऊपर गोली चला देता है जिसके वजह से उसको गोली लग जाती है और उसका भी काम उधर ही तमाम हो जाता है। तभी जिन उनकी गन लेके आगे बढ़ने लगता है आगे की तरफ और फिर आगे जाने के बाद एक दीवार के साइड में कोने पे रुक जाता है और देखता है सामने दो बंदे खड़े रहते हैं तो वो कुछ सोच रहा होता है। फिर अपना इंजन सोचने के बाद आगे बढ़ता है। तभी उधर जो दो गार्ड होते हैं उसमें से एक गार्ड देखता है कि कोई आ रहा है तो वो देखता है कि अपना इंजन आ रहा है तो वो गार्ड अपने इंजन से कहता है उधर ही रुक जाओ और मैटर क्या है ये बताओ। तुम क्या नए हो? मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। पर अपना इंजन उनके पास आता है और उनकी तरफ खड़े होता है और कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि हॉस्टेज से कुछ कंफर्मेशन कर लो। उनको भी समझ में नहीं आता तो कहते हैं कि ओह रियली? तभी उस बंदे के साइड वाला बंदा कहता है कि क्या तुम्हें ये किसने बताया? ये सुनने के बाद इंजन अपना उनके तरफ घूर के देखता है और फिर अपने साथ छोड़ता है कि ये भी मरने वाले है। तो इंजन वहां पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिसके वजह से खून ही खून और उनको गोली मारते हुए आगे बढ़ जाता है जिसके वजह से वो भी ढेर हो जाता है। तभी इजिन उस डोर से अंदर जाता है तो इजिन सामने की तरफ देखता है और उधर ही खड़ा रहता है। तभी सामने दिखाते हैं जो पांच बंदे रहते हैं और अपने इजिन की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उनमें से जो आगे खड़ा होता है वो बंदा कहता है कि तुम बच्चे कौन हो
और जब ये सायरन बजा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात अपना एजेंट सुनता नहीं है और साइड में देखता है। तो साइड में देखता है कि दो बंदे इस साइड है और दो बंदे वो साइड है। तो अपना एजेंट पीछे से अपनी पिस्तौल निकालता है और जल्दी से पिस्तौल निकाल के उनके ऊपर गोली चला देता है, जिसके वजह से उधर तीन बंदे को तो वो मार देता है। फिर एक चौथे बंदे को मार देता है और पांचवे को मारने ही जा रहा होता है, तब उसकी मैगजीन की गोलियां खत्म होती है। पर वो गोली चलाता है पर गोली निकलती नहीं, क्योंकि मैगजीन में गोली नहीं रहती। तभी वो बंदा मौका देख के उस अपनी बंदूक ऊपर करने लगता है, पर अपना एजेंट फटाक से अपना नाइफ निकालता है और जल्दी से उसके पास फेंक देता है। और फेंकता है तो वो सीधा जाके उसके चेस्ट पे ही लगता है। उस बंदे को नाइफ लगा होता है, वो उसको यकीन भी नहीं हो रहा होता है। तब उसके नाइफ से मतलब जिधर नाइफ लगा होता है उधर से खून निकलता है। तो वो अपने आंखों से ही देखता है कि भाई इतना सारा खून निकल रहा है। तो वो बोलता है अब मेरा मरने का टाइम आ गया, और फिर नीचे गिर जाता है बंदूक पकड़ते हुए। और उसका भी काम तमाम। तभी अपना एजेंट वहां से जाते हुए अपने किस्से में हाथ डालता है पॉकेट में ऊपर वाले, और मैगजीन निकालता है और आगे जाके और वो मैगजीन अपने पिस्टल में लगा लेता है। तभी वो आगे जाके एक डोर के सामने आ जाता है। तभी वो डोर के अंदर दिखाते हैं, वहां पर अपनी सारा और एक बंदा बैठा हुआ होता है। सारा ही हॉस्टेज रहती है। तो सारा कहती है उस बंदे से, अगर तुम कुछ चाहते हो तो शांति से करे, इस तरह से नहीं। हम इस प्रकार के धमकियों के साथ आपके रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा उसके तरफ देखता है और कहता है उससे, हम उसके बारे में देख लेंगे। यदि तुम हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करते तो फिर हम तुमसे छुटकारा पा लेंगे, मतलब तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। तभी वो बंदा उठता है और उससे कहता है कि तो रेस्ट करो थोड़े देर के लिए, और हम बाद में तुमसे पूछताछ शुरू करेंगे। ये सुनने के बाद अपनी सारा परेशान होती है और मन में कहती है कि वो लोग कभी समझौता नहीं करेंगे, और फिर अपनी आंखें बंद करती है और मन में कहती है कि भले ही तुम मुझे हॉस्टेज क्यों ना बना लो। तभी वो अपने फैमिली के बारे में सोचती है, माइकल और उसका पति के बारे में सोचती है। तभी हम देखते हैं उस रूम का थोड़ा सा डोर खुल जाता है। डोर खुलने का आवाज वो बंदा सुन लेता है, तो वो भी पीछे मुड़ने लगता है। और तभी वो सामने की तरफ देखता है और कहता है कि तुम कौन हो, रुको, मैंने सभी को यहाँ न आने के लिए कहा था। वो बंदा ऐसा खड़ा रहता है जिसके वजह से सारा को सामने वाला बंदा दिखता ही नहीं। तभी इजिन अपना सामने की तरफ देखता है, तो सामने की तरफ हॉस्टेज होता है और वो मन में कहता है मैं हॉस्टेज के डायरेक्शन में ही आया हूँ, तो इसे मारा जा सकता है। तभी उस बंदे को दिखाते हैं जो अपना इजिन के सामने खड़ा रहता है। तभी इजिन फटाक से जाके वहां से हिलता है और उसके नीचे आ जाता है। पर वो बंदा भी क्विकली रिस्पॉन्ड करते हुए अपने पिस्तौल निकालता है और गोलियां चलाता है। पर गोलियां को चलाने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ईजिन ने उसके छाती में अपना नाइफ घुसा दिया होता है। और ईजिन को ऐसा देख के बैडस ईजिन लग रहा होता है। और वो बंदा लास्ट टाइम में भी ये सोचकर कह जाता है कि ये मॉन्स्टर कौन है। ईजिन को दिखाते हैं जो बड़ा ही बैडस लग रहा होता है। तभी हमें वो बंदे को दिखाते हैं जिसको नाइफ लगी होती है, तो वो पीछे जाके गिर जाता है। पर ये राइटर के सस्ते नशे रहते हैं, क्योंकि उस बंदे के पीछे अपनी सारा रहती है, पर उसने उसमें ड्राइंग में करा ही नहीं होता, मतलब ड्राइंग निकाली नहीं होती उसने। फिर राइटर को याद आया कि उधर सारा है, तो उसने अपने लाइन मतलब हाथों से ही लाइन मार दिया होगा। तभी वो बंदा ग्राउंड पर गिर जाता है और उसके आजू बाजू खून उड़ता है। तो अपना ईजिन पूरा ही बैडस लग रहा होता है। ये देखने के बाद सारा हैरान होकर उसके पास देखती है और कहती है कि ईजिन। तो ईजिन अपना उसके पास घूरता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। बस ईजिन ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। तो शुरू करते हैं कहानी। तो पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि ईजिन अपना सारा को बचाने के लिए उनके कैंप में आ जाता है और सारा को वहां से बचा के वहां से निकालने की कोशिश करता है। तभी अब आगे तो हमें दिखाते हैं बेस में लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, क्योंकि अपने ईजिन वहाँ पे आया होता है। तो उसको पकड़ने के लिए लोग ढूंढ रहे होते हैं, सर्च अभियान। जो गुंडे लोग हैं वो हर एक गली ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमें एक गली को दिखाते हैं जहाँ से कुछ उस गली से बाजू से सोल्जर जाने लगते हैं, और हमें फिर सारा को दिखाते हैं जो हाफ रही होती है, मतलब थक गई होती है भाग भाग के। तभी सारा इजिन के पास देखते हुए कहती है कि सॉरी इजिन, मेरी सांस फूल गई। अपना इजिन सारा के पास देखता है पर कुछ नहीं कहता। फिर अचानक से वहां पर दूसरे साइड से गली में से
कुछ बंदे उनके तरफ आने लगते हैं। ये देखकर सारा डरने लगती है और हैरान होती है। तभी अपना इजिन बड़े तेजी से अपनी गन लेके हुए आगे बढ़ने लगता है और सारा साइड में बैठे हुए इजिन को देखने लगती है। तभी उन गलियों में से 3 बंदे बाहर निकलते हैं अपनी गन लेके। तभी इजिन उनके तरफ शूट करता है। इतने जल्दी से शूट करता है कि उन्हें भी नहीं पता चलता कि गोलियां कब चलाई। उसने 3 गोलियां चलाई और तीनों भी उनके सर में जाके सीधा हेडशॉट लग जाते हैं। तभी वहां पर उसी गली में से 2 बंदे और पीछे से आते हैं और ये देख के एक बंदा तो हैरान होता है और दूसरा वाला बंदा अपने इजिन के पास पॉइंट करता है अपनी गन। तभी इजिन भागते हुए उधर ग्राउंड पर स्लिप होते हुए उनके तरफ गोलियां चलाता है, जिसके वजह से उनके सीधा सर पर ही गोली लगती है और काम तमाम उन लोग का भी सीधा हेडशॉट। हमें इजिन को दिखाते हैं जो अपनी गन की मैगजीन भरता है और उनके तरफ बैठा हुआ होता है। तभी इजिन अपना साइड में देखता है तो एक बंदा अपने हाथ में गन लेते हुए इजिन की तरफ अपनी गन पॉइंट करता है। तभी इजिन उसके गन पर एक साइड किक मारता है, जिसके वजह से वो भी बंदा हैरान होता है और अपना इजिन फटाक से उसके उसके सर पर मतलब कान पट्टी पे ही गन रख देता है और कहता है छोटा बच्चा समझ के फ्लावर समझेगा, मैं फायर है, मैं फायर। ये कहने के बाद इजिन उसको भी ठोक देता है वहीं पे और फिर वहां पे खड़ा होता है और उनकी लाशों के बीच में अपना इजिन खड़ा होता है। ये देखने के बाद सारा हैरान होती है और सारा को याद आता है उस बंदे की बात, जो बंदा कहता है कि ये सच है, इजिन अपना एक मशीनरी है, जैसे कि रिक्वेस्ट किया गया था, वो इस एरा में काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मशीनरी है, ये अफवाह नहीं है, वो सच में सबसे बेस्ट है। तभी इजिन अपना सारा के सामने आता है और सारा से कहता है चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं हम। ये सुनकर अपनी सारा इजिन के पास देखती है, फिर खड़े होने की कोशिश करती है तो खड़े होने लगती है और फिर खड़े होते ही सामने की तरफ देखती है तो इजिन के हाथ से खून निकलता है। इजिन का खून निकलते हुए देखते हुए वो हैरान होती है और तो अपना इजिन आगे बढ़ रहा होता है। तभी सारा कहती है कि तुम्हारा हाथ। ये सुनकर अपना इजिन कहता है कि हाँ ये तो बस गोली का घाव है, इससे भी इम्पोर्टेंट ये बात है कि यहाँ के गोलियों की आवाजें दुश्मनों को आकर्षित करेगी। ये सुनकर सारा अपने इजिन के पास देखती है हैरान भरे नजरों से, पर सारा कुछ कहती नहीं है। फिर आगे के सीन में हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो इजिन से फाइट कर रहा होता है तो इजिन अपनी कोनी उसके गर्दन पे दे मारता है। अभी हमें दूसरे सीन में इजिन को दिखाते हैं जो एक बंदे को किक मारता है उसके चेहरे पे और बाजू में और भी लोग पड़े हुए होते हैं, मतलब इजिन ने उनको भी मार मार के भरता बना दिया होता है। फिर हमें तीसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पर इजिन अपने पिस्तौल से एक एक पर गोली चला रहा होता है और कवर में होता है और बंदे लोग उसके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं और फिर तभी जिन उनके एक बंदे को पकड़ के हॉस्टेज बनाता है, मतलब उनके ऊपर गोलियां ना चलाए इसलिए, और फिर वो बाद में इन लोग को भी मार देता है, मतलब उनका भी भरता बना देता है या मार देता है। तभी जिन को दिखाते हैं जो भागते भागते एक गली में आ जाता है। अपने जिन को दिखाते हैं जो चौकन्ना हुआ होता है, मतलब चारों साइड में उसका ध्यान रहता है ब्रो। और तो इजिन के पीछे अपनी सारा खड़ी होती है। तभी हमें इजिन को दिखाते हैं जो थक गया होता है इतनी फाइट कर करके। देखो भाई, इंसान का भी स्टेमिना एक लिमिट तक खत्म हो जाता है और इजिन ने इतने फाइट किए थे, वो भी थक गया था अपना बंदा। तो अपना इजिन थका हुआ होता है तो सारा अपना इजिन के पास देखने लगती है और हैरान होती है कि भाई ये कैसा कर सकता है ये बंदा, ये बच्चा है एक छोटा सा। तभी इजिन आगे की तरफ देखता है और सारा को इशारा करता है मुट्ठी बंद करते हुए। ये देखकर सारा भी अपनी मुंडी नीचे साइड कर देती है। तभी हमें एक गाड़ी को दिखाते हैं, उसके आजू बाजू अपने 3 बंदे होते हैं और दुश्मन होते हैं वो भी। तभी अपना इजिन सारा से कहता है सामने की तरफ देखते हुए कि हम उस गाड़ी को हाईजैक कर लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, डरते हैं कि किसी के बाप से। और तो मैं जब जल्दी से सिग्नल दे दूंगा तो जल्दी से भागते हुए आ जाना। ये सुनकर अपनी सारा तो हैरान होती है और कहती है कि क्या। तभी इजिन सुनता नहीं और भागते हुए वहां से बाहर निकलता है। तो बाहर गली से निकलने के बाद सामने देखता है और अपनी पिस्तौल निकालता है और उनके तरफ पॉइंट करता है और उनके तरफ गोलियां चलाता है। उनमें से 2 बंदे के तो सर पे ही गोली लग जाती है, सीधा हेडशॉट, और तीसरे को मारने जाता है पर उसकी गोलियां ही खत्म हो जाती है। तभी वो बंदा मौका पाकर अपने इंजन के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, पर अपना इंजन भी कम नहीं है, उस गोलियों को डॉज करते हुए उसके करीब आ जाता है और उस बंदे के पास आता है और वो बंदा जो गोली चला रहा होता है वो उसका हाथ ऊपर कर देता है और अपना इंजन अपने दूसरे हाथ में नाइफ निकाल लेता है और उसके ऊपर मार देता है। उस बंदे का भी काम तमाम हो जाता है। अभी इंजन को दिखाते हैं, वो बंदे का हाथ पकड़ा हुआ होता है इंजन और अपने सारा से कहता है कि जल्दी करो, जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ। ये सुनकर सारा अपनी
डरने लगती है। फिर अपने ईजिन को दिखाते हैं जो गाड़ी का दरवाजा खोलता है और सारा से कहता है तो आप अपना सर पीछे के सीट पर नीचे रखिए। ये सुनकर सारा भागते हुए गाड़ी के पास आती है और अंदर बैठ जाती है और फिर ईजिन अपना ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ होता है। तभी अचानक से पीछे से गोलियां चलने लगती है जिसके कारण उस कार के शीशे टूटने लगते हैं और फिर सारा अपना मुंडी नीचे के साइड पर मतलब सिट डाउन कर देती है। पीछे से गोलियां चल रही होती है, दुश्मन को दिखाते हैं जो बहुत सारे होते हैं जो गाड़ी की तरफ गोलियां चला रहे होते हैं। तभी ईजिन अपना फुल बूस्ट में उधर से गाड़ी भगाता है। अभी अपना ईजिन कहता है कि भाई मैं सल्लू भाई का फैन हूँ, देखेगा तो उड़ा दूंगा सीधा, फिर बोलना नहीं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सल्लू भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये सुनकर वो बंदे वही रुक जाते हैं और उसको जाने का रास्ता देते हैं और कहते हैं कि अरे भाई ये सल्लू भाई का फैन है तो अपने को उड़ा देगा। तभी जिन वहां से गाड़ी भगा लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वही बिल्डिंग को दिखाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर रहता है। उस बिल्डिंग के नीचे हमें वही कार को और ईजिन को दिखाते हैं जो ईजिन अपना खड़ा रहता है और सामने की तरफ देख रहा होता है। तो सामने क्या होता है, सामने ये होता है कि सारा और उसका बच्चा और प्रोफेसर मिलजुल रहे होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, सेंटी बात है। तभी माइकल अपनी माँ के पास में आके गले मिलता है और रोने लगता है। प्रोफेसर भी उसको देख के खुश रहता है। तभी ये सब कुछ ईजिन अपना देख रहा होता है उनके पास देखते हुए। तभी उधर से ईजिन के पार्टनर लोग आते हैं और ईजिन को देख के स्माइल करते हैं। एक तो हाथ दिखाता है व्हाट्सअप। तभी बीच वाला जो लीडर होता है वो कहता है कि जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर वो बंदा ईजिन के सामने खड़ा होता है और स्माइल करता है। तभी ईजिन उससे कहता है कि मैंने बस अपना काम किया है। तभी वो बंदा कहता है कि सबसे पहले आज ही तुम अपने चोटों का इलाज करो, आज रात को मैं और भी लोगों को असाइन कर दूंगा। ये कहने के बाद अपने को सीन रात का दिखाते हैं जहाँ पर बादल और अपने तारे निकले हुए होते हैं। तभी सारा और प्रोफेसर को दिखाते हैं। तभी प्रोफेसर सारा से कहता है कि ओ ऐसा है क्या, मुझे बस इतना ही समझ में आया। तभी सारा ये सुन के प्रोफेसर के पास देखती है और थोड़ा हैरान होती है और कहती है कि आपके मन में ये विचार कैसे आया, ऐसे बच्चे के लिए ऐसी इनक्रेडिबल चीजें इतने आसानी से करना। ये सुनकर वो प्रोफेसर अपने चश्मे पे हाथ लगाता है और कहता है कि वो लोग कहते हैं कि ईजिन इस एरा का सबसे बेस्ट मशीनरी है, तो कल्पना कीजिए उसको इस स्किल को हासिल करने के लिए उसने कैसा जीवन जिया होगा। ये बातें सुनकर सायरा तो अपने परेशान हो जाती है और प्रोफेसर के पास देखने लगती है। तभी प्रोफेसर चश्मा सही से ठीक करते हुए कहता है कि उसे बहुत छोटी उम्र से ही कठिन जीवन जिया होगा, एक ऐसा जीवन जिसकी हम जैसे लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सुनकर सारा का तो पहले जैसा ही रिएक्शन था और वो सोचती है कि ईजिन हम लोग को देख रहा था जब हम मिल रहे थे। तभी सारा अपने चेस्ट पर हाथ लगाते हुए कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतने छोटे उम्र में, और रोने लगती है और अपना प्रोफेसर उसको संभाल रहा होता है। तभी हमें ईजिन को दिखाते हैं। कोई तो ईजिन को कहता है कि ईजिन मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम एक पल निकाल सकते हो। ये सुनकर अपना ईजिन उनके पास देखता है और कहता है क्या मुझसे। अभी ईजिन उनके पास जाता है तो हमें दिखाते हैं उधर सारा, प्रोफेसर और माइकल बैठा हुआ होता है। अभी माइकल अपने बाजू में जो सीट खाली होती है उसको दिखाते हुए कहता है ईजिन से कि प्लीज यहाँ बैठ जाओ। अभी ईजिन अगले ही पल उस सीट पर बैठ जाता है और माइकल के बाजू में रहता है। तभी ये देखकर सारा थोड़ी खुश होती है और ईजिन से कहती है कि ये कुछ अचानक हो सकता है। ये कहने के बाद अपना ईजिन फटाक से कहता है कि क्या आप गार्ड के रूप में मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर तीनों भी बंदे ईजिन के पास घूर के देखते हैं और हैरान होते हैं और सारा तो कहती है कि क्या। तभी अपना ईजिन कहता है कि यह ठीक है, ये रेयर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। मैं क्लाइंट के इमोशनल के शौक को समझता हूँ, इसीलिए मैं किसी और को ये काम सौंपूंगा। ईजिन की ऐसी बातें सुनकर सारा परेशान होकर कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ये सुनकर तो अपना ईजिन भी हैरान होता है और उसके भी मन में क्वेश्चन आते हैं कि तो क्या है। अभी सारा ईजिन से कहती है कि मैंने इसके बारे में केयरफुली सोचा है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। पर अपने ईजिन को बातें समझ में नहीं आती और वो सारा के पास देखने लगता है। तभी सारा आगे कहती है कि क्या तुम हमारे फैमिली का हिस्सा बनोगे। ये कहने के बाद तीनों भी अपने ईजिन के पास देखने लगते हैं। ये सुनने के बाद अपना ईजिन कुछ नहीं कहता और उनके पास देखने लगता है। तभी सारा ईजिन को स्माइल देते हुए कहती है कि मैं इसके बारे में सोच रही थी, हम तुम्हें फैमिली के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये कहने के बाद प्रोफेसर और माइकल ईजिन के पास देखने लगते हैं। तभी तभी सारा कहती है कि तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। ये बातें सुनकर अपना ईजिन तो हैरान होता है और उनके पास देखने लगता है पर कुछ नहीं कहता, और कुछ नहीं कहता तो समझ जाइए ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो भाई लोग एपिसोड
एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। तो कैसे हो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। तो कहानी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर का घर दिखाते हैं जिस बिल्डिंग में वो रहता है। तभी हमें प्रोफेसर सारा और माइकल को दिखाते हैं। तीनों भी सामने की तरफ देखते हैं। तभी माइकल कहता है कि क्या ईजिन के बारे में क्या। ये कहने के बाद सामने की तरफ दिखाते हैं वही दो बंदे होते हैं। उसमें से जो लीडर होता है वो कहता है कि हमने आज से ही आपके बॉडीगार्ड को चेंज कर दिया है। ये सुनने के बाद माइकल कहता है कि क्यों ऊपर। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है ईजिन ने कल रात अचानक से इसका रिक्वेस्ट किया, इसलिए तो इसका मुझे कारण भी नहीं पता। तो आपसे ये व्यक्ति जो है मेरे पीछे है वो और नहीं तो और कोई तो आपका प्रोटेक्शन मतलब आपकी सुरक्षा के लिए ये लोग रहेंगे। ये सुनने के बाद तीनों भी हैरान होते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी प्रोफेसर उनको देखकर कहता है तो क्या इसका मतलब यह है कि अब से हम ईजिन को नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि नहीं, आपने शुरुआती में हाई लेवल के मशीनरी की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए ईजिन अभी करीबी सुरक्षा से बाहर है, पर वो अभी भी बाहरी सुरक्षा का दल का हिस्सा है, इसलिए आप उससे यहाँ मिल सकते हैं। ये सुनने के बाद सारा राहत की सांस लेती है और कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या। अभी सारा प्रोफेसर को देखते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि हमने उस पर अधिक बोझ डाल दिया और इसके कारण वो अनकंफर्टेबल हो गया है। मुझे होप है कि वो इतना अपसेट नहीं होगा। भाई माइकल का चेहरा देखो, वो तो पूरा अपसेट ही हो गया है। उनकी ये बातें सुनने के बाद वो आदमी उनसे कहता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन ईजिन ने करीबी सुरक्षा से हटने का फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो परेशान था, लेकिन क्योंकि पर्सनल फीलिंग एक प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। ये सुनने के बाद प्रोफेसर सारा और माइकल शांत रहते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दो गार्ड और अपना ईजिन खड़ा होता है। तभी ईजिन वो बातें सोचने लगता है जो कल रात को हुई थी। जहाँ पर ईजिन उनके सामने बैठा हुआ होता है तभी सारा कहती है कि तुम शायद तुरंत आंसर नहीं दे पाओगे, इसलिए आंसर देने से पहले इसके बारे में सोचने के लिए टाइम ले लो। ये सुनने के बाद ईजिन उनके पास देखता है और कहता है कि मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। ये सुनने के बाद तीनों भी ईजिन के पास देखते हैं और कहते हैं कि क्या। तभी सारा परेशान होती है और उससे कहती है कि तुम अभी आंसर मत दो, तुम इस पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय ले सकते हो जब तक हम यहाँ पर है। ये सुनने के बाद अपने ईजिन की तरफ दिखाते हैं। ईजिन कहता है कि आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। ये सुनकर माइकल की तरफ दिखाते हैं, वो बड़ा ही सैड होता है। ये सुनने के बाद सारा और प्रोफेसर भी ईजिन के पास देखते हैं पर कुछ नहीं कहते। फिर ईजिन अपना चेयर से उठता है और वहाँ से जाने लगता है। पहले तो ईजिन डोर के इधर ही खड़ा रहता था, पर अभी ये बात सुनने के बाद वो सीधा बाहर चला जाता है। उसको बाहर जाता हुआ देख के ये तीनों भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और ईजिन को दिखाते हैं। जो ईजिन को कोई कहता है कि ईजिन ईजिन, तो अपना ईजिन उसकी तरफ देखने लगता है। तभी सामने से तरफ से माइकल हंसते हुए मुस्कुराते हुए ईजिन की तरफ भागते हुए आने लगता है। तभी माइकल अपना ईजिन के सामने खड़ा होता है, उस मुस्कुराता है। तभी उसको ऐसा करता हुआ देख के ईजिन कहता है कि क्या बात हुई। ये सुनने के बाद माइकल कहता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ये सुनकर ईजिन अपना कहता है कि क्या। ये सुनने के बाद माइकल मुस्कुराते हुए और लाड़ी गुड़ी लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए आने को कह रहा हूँ। मॉम ने ये कहा है कि क्योंकि अब तुम किसी की निगरानी में नहीं हो, इसलिए अब हमारे साथ में खाना खाने के लिए तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद अपना ईजिन तो हैरान हो जाता है और उसके तरफ देखने लगता है। और फिर ईजिन जो जिनके साथ में खड़ा था वो भी बंदे ईजिन को देख के हंसने लगते हैं। ईजिन भी लाइक इसमें हंसने की क्या बात है। और फिर सीन अपने को खाने के टेबल पे लेके जाता है और अपने को खाने को बिठाता है। चलो भाई लोग, खाना आ गया है, खाना खा लो जल्दी से। तभी अपने को ईजिन को दिखाते हैं जिसका चेहरे पे 12 बजे हुए होते हैं और माइकल तो बड़ा ही खुश हो रहा होता है। माइकल को दिखाते हैं जो बड़ा ही खुश हो रहा होता है। तो कोई तो कहता है कि ये और इसकी अच्छी बात है, हमें ये काम पहले से ही शुरू करना चाहिए था। ऐसी बातें उनकी हंसी मजाक चलती रहती है। अपना ये बंदा देख के बड़ा ही खुश हो रहा होता है कि ईजिन को भी एक फैमिली जैसा स्ट्रिक्ट हो मतलब मिल गया है। तभी हमें नेक्स्ट सीन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईजिन गार्ड कर रहा होता है और माइकल, प्रोफेसर और सारा बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। माइकल उसको देख के बाय बाय कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में उसको फिर से ईजिन को अपने खाने पे बुला लेते हैं और हंसी मजाक करते हुए रहते हैं। फिर उसके बाद हमें एक बुक को दिखाते हैं जहाँ पर कोई कहता है कि ईजिन, जब भी मुझे मौका मिलेगा आपको उन देशों की संस्कृति और दिलचस्प चीजों के बारे में बताऊंगा जहाँ मैं यात्रा कर चुका हूँ। और फिर उसके बाद सारा कहती है कि और भी भविष्य में मैं मेरे हस्बैंड तुम्हें वो चीज सिखाएंगे जिनकी तुम्हें जरूरत होगी। तभी हमें दिखाते हैं कि कोई लिख रहा होता है, अपना ये ईजिन होता है जो
अपने बुक में लिख रहा होता है और प्रोफेसर भी उसको सिखा रहा होता है ऐसे नहीं ऐसे, और अपना माइकल तो उसके पास ही देख रहा होता है। सारा भी एक बुक में देखकर इजिन को समझा रही होती है कि ऐसा 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 होता है। फिर नेक्स्ट सीन में अपने को इजिन को बाहर दिखाते हैं जहाँ पर माइकल भी आया होता है और स्माइल देके उसे देख रहा होता है। तभी माइकल कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनने के बाद इजिन अपना उसके तरफ देखने लगता है। तभी माइकल सैड होता है और आगे कहता है कि मैं अपने मॉम डैड के जॉब के सिलसिले में इधर उधर घूमते रहने के कारण मेरे पास दोस्त बनाने का समय नहीं था, इसलिए मैं हमेशा बोर हो जाता हूँ। और इजिन की तरफ घूमकर स्माइल देते हुए कहता है कि लेकिन इस बार इजिन तुम्हारा यहाँ पे होना सचमुच मजेदार है। ये सुनकर इजिन अपना माइकल के पास देखने लगता है और फिर उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। इजिन को दिखाते हैं जो एक कार में बैठा हुआ होता है और भी इजिन का ब्लैक कपड़ा एक नंबर दिख रहा होता है और फिर मशीनरी बन के आ जाता है इजिन। तभी वो कार बड़े रफ्तार से जंगल की तरफ अंदर चले जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें बेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम कंट्रोल रूम में होते हैं, जहाँ पर कोई कहता है कि मैं इसके बारे में चाहे जितना भी सोचूं ये सचमुच पागलपन है। जिसने ये कहा होता है वो कर्नल रहता है। तभी कर्नल कहता है कि हम मशीनरी इंजन के बारे में क्षमताओं के बारे में जानते हैं, लेकिन उसको अकेले हॉस्टेज को बचाना अपमानजनक है। मैं अभी भी इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि कंफर्म किए गए पते पे टीम को भेजूं या नहीं। तभी वहाँ पे हमें लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं जो राहत की सांस देते हुए कहता है कि हालांकि प्रोफेसर को मशीनरी इंजन के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं है। तभी हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर को बंद किया होता है। फिर कर्नल कहता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी पत्नी सारा गार्डनर की एक मिशन के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन ये एक अपराध था। अभी उसके बाजू में लेफ्टिनेंट खड़ा होता है, वो भी कहता है लेकिन यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि उन्हें गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है, और इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी भी मदद करते हुए नजर आते हैं तो उन्होंने ये चेतावनी दी है कि वो कभी भी कॉपरेशन नहीं करेंगे, भले ही हॉस्टेज को सुरक्षित बचा लिया गया हो। ये सुनकर वो कर्नल कहता है इसलिए ये पागलपन है, कोई बात नहीं, ये बहुत डेंजर है। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि वो जवाबदार नहीं ठहराएंगे या कॉपरेशन की भी मांग नहीं करेंगे, भले ही इस डिसीजन के कारण हॉस्टेज की मृत्यु हो जाए। ये सुनने के बाद अपना लेफ्टिनेंट खामोश रहता है और कुछ नहीं कहता। फिर हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जो टेंस भरी नजरों से बैठे हुए होते हैं। फिर हमें जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जंगलों के बीच में एक घर होता है। उस घर से दूरबीन से अपना इजिन नजर दे रहा होता है कि कोई दिख रहा है कि नहीं। तभी इजिन अपना कहता है कि अजीब बात है, यहाँ पे कोई भी एनीमे नजर नहीं आ रहा है। और फिर अपना इजिन वहाँ से उठता है और जंगल की तरफ जाने लगता है, मतलब उनकी तरफ जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि क्या एनीमे पीछे हट सकते हैं। तभी अपना इजिन उस घर के सामने आ जाता है। तभी इजिन अपना साइड में देखते हुए कहता है कि न केवल इधर सैनिक बल्कि निगरानी उपकरण भी गायब हो गए हैं। तभी अपना इंजन गन सामने करते हुए आगे बढ़ने लगता है और फिर जाके एक खिड़की के बाजू में चिपक जाता है और फिर खिड़की में से अंदर देखने लगता है। तो अंदर देखता है तो खाली जाला और बुक्स पड़े हुए होते हैं। फिर इंजन सामने के डोर को लात मारते हुए खोलता है और सामने के ओर अपनी गन पॉइंट करता है और सामने की तरफ यहाँ वहाँ देखने लगता है। तो सामने की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर बुक शेल्फ, सोफा वीफा पड़ा होता है और मकड़ी के जाले भी होते हैं, और फिर चिमनी को दिखाते हैं जो यूज ही नहीं हुई होती है अभी तक। तभी इजिन कहता है कि ऐसा लगता है कि इसका उपयोग काफी समय से नहीं किया गया है। तभी अपना इजिन पीछे मुड़ता है और कहता है कि कम से कम हाल ही में किसी ने भी इस लोकेशन का उपयोग नहीं किया। और फिर इजिन दूसरे कमरे में देखने लगता है। तभी उस कमरे में देखता है तो जाले जाले ही होते हैं और कुछ नहीं होता। तभी अपना इजिन एक कमरे में आता है जहाँ पर बुक पड़ी होती है और डेस्क होता है। फिर इजिन उस डेस्क के पास आने लगता है और आने के बाद उस फोटो के फ्रेम को हाथों से पकड़ लेता है और अपने तरफ देखने लगता है। तभी इजिन उन फ्रेम में देखता है कि उसका और सारा और माइकल और प्रोफेसर का फोटो होता है। ये देखने के बाद अपना इजिन उस फोटो को ही देखते रहता है और उसके बाद इजिन बाहर की तरफ आता है चेक करने के लिए। तो एक डोर से वो बाहर आ जाता है और उसके बाद इजिन आगे चलने के बाद वही थोड़ा सा देखने के बाद रुक जाता है। जहाँ पे अपना इजिन रुका था उसके सामने ही ठीक जाली के पीछे वहाँ पे एक ग्रेव दिखती है। वहाँ पे एक नहीं दो ग्रेव थी। हाँ, फिर इजिन उस ग्रेव के पास आता है तो वो ग्रेव अपनी सारा की होती है। फिर इजिन को दिखाते हैं, इजिन अपना उस ग्रेव को देखे ही जा रहा होता है और फिर उसको सारा की याद आती है। तो सारा ने क्या कहा था वो उसको याद आता है। इजिन, मुझे आशा है कि तुम ये समझोगे कि तुम जिस दुनिया से संबंधित हो उससे परे भी ये दुनिया भी उससे भी बड़ी है। अभी सीन प्रेजेंट में आता है और अपना इजिन उनके सामने ही खड़ा रहता है, उनके गेट के सामने,
और राइटर कहता है कि मैं ये सुनकर रो नहीं रहा हूँ, कोई भी बंदा ये स्टोरी सुन के रो ही देगा क्योंकि उसको भी पता है कि फैमिली क्या होती है। तो सॉरी गाइस, तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो ईजिन अपना साइड में देखता है तो साइड में एक ग्रेव होती है, उस पर घास बीस या फूल निकले हुए होते हैं। तो अपना ईजिन उसके तरफ देखता है और फिर उधर बैठ जाता है और उस फूल बिल घास बीस को हटाने लगता है। और फिर हमें दिखाते हैं उधर तो एक सरनेम लिखा हुआ होता है। तो अपना ये देखने के बाद अपना ईजिन तो हैरान होता है। ईजिन को तो समझ में नहीं आता, वो तो भाई हैरान भरे नजरों से वही ग्रेव को देखने लगता है। तो हमें पता चलता है कि ये ग्रेव और किसी की नहीं, अपनी मिचेल की है। तभी वहाँ पर लिखा हुआ होता है, मिचेल मेरे बेटे यहाँ पर रेस्ट करो। फिर हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जो खड़े हो जाते हैं और सामने की तरफ देखने लगते हैं। ये होने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो मेरे को भी एक क्वेश्चन है कि प्रोफेसर ने अपने ईजिन को ऐसा क्यों कहा कि मिचेल को बचा लो, पर अपना मिचेल तो पहले ही मर चुका है। तो मुझे भी जानना है और आपको भी जानना है, तो कहानी में बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। तो कैसे हो भाई लोग, आपका स्वागत है मेरे चैनल में एबी मांगा एक्सप्लेन में। तो चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ईजिन अपना सारा के ग्रेव के सामने आ जाता है और उसको ये पता चलता है कि सारा के बदले में बाजू में उसके लड़के की मतलब मिचेल की ग्रेव भी होती है। तो ये देख के अपना ईजिन हैरान होता है। और अब आगे तो हमें लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं जो बड़े ही गुस्से में कहता है, तो ऐसा क्या हुआ? ये बातें लेफ्टिनेंट किसी और से नहीं प्रोफेसर से कह रहे होते हैं। लेफ्टिनेंट आगे कहता है, हमारे साथ कोऑपरेशन करने के शर्त के तहत क्या आपने ईजिन से अपने बेटे को बचाने के लिए नहीं कहा था जिसे उन लोगों ने हॉस्टेज बना लिया गया था? ये सुनने के बाद अपना प्रोफेसर सर झुकाया रहता है। फिर लेफ्टिनेंट आगे कहता है, जो आपने लोकेशन बताया है ऐसा एहसास होता है कि आप वही रहते थे और तो माइकल का भी किडनैप नहीं हुआ था, तो ईजिन ने उसे ढूंढ ही लिया होगा और तो वो उसे मिल गया। क्या माइकल पहले से मर चुका था और फिर भी आपने ईजिन को वहाँ भेजा माइकल को बचाने के लिए कहा? ये सुनने के बाद अपना प्रोफेसर कहता है कि ईजिन से अलग होने के बाद सारा को हमेशा की तरह दूसरे लोकेशन पर नियुक्त कर दिया गया। वो वहाँ पे जाने के बाद वही मारी गई। विशेष रूप से उन्हें सारा के जीवन का लाभ उठाकर हमारी सरकार से अनुमति मांगी गई की और वहाँ पे उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। ये सुनने के बाद अपना लेफ्टिनेंट अपने प्रोफेसर को देखने लगता है और सोचता है। फिर उसको बात याद आती है कि कर्नल ने क्या कहा था। कर्नल और लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं। तब कर्नल कहता है कि एक राजनयिक के रूप से सारा गार्डन का भूमिका केवल उनके अधिकारी पद था क्योंकि वो गवर्नमेंट बातचीत के संभालने वाली एक एजेंट भी थी। एक दिन बातचीत के दौरान दूसरे पक्ष ने अचानक से अपना मन बदल दिया और उसके बाद फिर सारा गार्डनर मारी गई। ये सुनने के बाद अपना लेफ्टिनेंट कहता है, प्रोफेसर किसी पर भरोसा नहीं करता, इसका कारण यही है ना? ये सुनकर कर्नल उसके पास देखता और कहता है कि यही हम मानते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। अपना लेफ्टिनेंट ये बातें सोच रहा होता है। तभी प्रोफेसर को दिखाते हैं जो कहता है कि मैं इसे सहन नहीं कर सका, मैं तुरंत सारा को फॉलो करना चाहता था लेकिन मुझे माइकल के लिए जीना था। हालांकि वो बच्चा जो बचपन से ही हमारे पीछे पीछे घूमता रहता था, उसे नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना कठिन हो गया और तो उसे स्कूल में बहुत बुली किया गया हाई रैंक गवर्नमेंट के ऑफिसरों के बच्चों के द्वारा, और कोई नहीं। जब से वो युवा थे तब से हमारे आसपास है। ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट उनके पास देखते हैं और वो भी हैरान होते हैं। और प्रोफेसर आगे कहते हैं कि यह एक प्रेडिक्टेबल स्टोरी है, इसमें स्कूल भी कोई मदद नहीं कर सका। परिणाम रूप से माइकल को गंभीर सामाजिक चिंता होने लगी। वो उस लोकेशन पर रुका जहाँ मैंने एजेंट को भेजा था और लोगों से बचता रहा, लेकिन वहाँ भी एक दुखद दुर्घटना घटी। तभी प्रोफेसर का हाथ दिखाते हैं जहाँ पर उनके हाथों में खून लगा हुआ होता है और वो सामने की तरफ चट्टानों को देखते हुए वहाँ पे झुके हुए होते और रोने लगते हैं। लगता है माइकल इसके नीचे दब के मर गया होगा। लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं जो इनकी बातें सुन रहा होता है और कुछ नहीं कहता। तभी प्रोफेसर गुस्से में कहते हैं कि मैं उस देश से नफरत करने लगा जिसे हमारी फैमिली कभी प्यार करती थी। मुझे इससे बहुत नफरत थी। सारा की मौत और माइकल का अंत ये कैसे हुआ? ये सब उस देश के कारण हुआ जिसे हम प्यार करते थे। प्रोफेसर ने ड्रिंक की होती है और वो वहीं पे लेटे हुए होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर एक शख्स आता है। उसका चेहरा तो दिखाते नहीं। प्रोफेसर आगे कहता है कि तभी ईडा ने हमसे संपर्क किया और एक प्रस्ताव रखा कि वो हमारे साथ मिलकर काम करे। ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट हैरान होता है और परेशान होकर कहता है कि क्या
तो फिर तुम किडनैप नहीं हुए थे, बल्कि आपने एडा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है कि और तो ऐसा रासायनिक हथियार विकसित करना जो अनगिनत लोगों को मार सके, नॉर्मली मैं सोचता कि यह एक रेडिकलस प्रस्ताव है। तभी प्रोफेसर सामने की तरफ देखते कहते हैं, लेकिन यह रेडिकलस क्या है? ऐसी बातें सुनकर लेफ्टिनेंट भी अपना हैरान होता है। प्रोफेसर को दिखाते हैं जो गुस्से में आगे कहता है कि मैं उनके प्रस्ताव को क्यों रिफ्यूज करूं? मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे बनाए हथियारों का क्या होगा? क्या यह सही नहीं है? उसकी बातें सुनकर लेफ्टिनेंट तो पूरा हैरान हो जाता है। तभी प्रोफेसर हंसते हुए कहता है, इसके विपरीत मेरे बनाए हथियार हमारे अपने देश के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसलिए ये मेरे लिए बुरा प्रस्ताव नहीं था। आखिरकार मैं सीधे तौर पर अपने देश से बदला ले सकता था। यह सुनने के बाद लेफ्टिनेंट कहता है, तो फिर आपने ईजिन से मिलने के लिए क्यों कहा? आपने उसे माइकल को बचाने के लिए क्यों कहा, जो पहले ही मर चुका था? यह सुनने के बाद प्रोफेसर उसके पास देखता है और कुछ नहीं कहता, और फिर थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि सारा और माइकल अंत तक ईजिन को देखना चाहते थे। उन्हें मैं ईजिन को दिखाना चाहता था। अब तो ईजिन बड़ा हो गया है। प्रोफेसर आगे कहता है, जब मैं ईजिन को दोबारा मिला तो वो पहले से कहीं बेहतर लग रहा था, तो भाग्य है। ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट अपना उनके तरफ देखता है पर कुछ नहीं कहता, और फिर प्रोफेसर कहता है कि मैं इसमें तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगा, और तो ईजिन को ये बताओ उसे मुझे दोबारा मिलने आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनने के बाद अपना लेफ्टिनेंट खामोश रहता है और उनके तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी घर को दिखाते हैं जहाँ पर ईजिन गया हुआ होता है, और उनके फोटो को दिखाते हैं, प्रोफेसर के, सारा के और माइकल के। ईजिन को दिखाते हैं जो उन तस्वीरों को देखते हुए रहता है। तभी ईजिन के रेडियो पे कॉल आता है। ईजिन रेडियो उठा लेता है और कान पे लगा लेता है। तभी सामने से लेफ्टिनेंट कहता है कि हमें प्रोफेसर ने सारी जानकारी अच्छे से सौंप दी है, तो तुमने अच्छा काम किया। ये सुनकर अपना ईजिन कहता है, तो अच्छा ऐसा है। लेफ्टिनेंट आगे कहता है कि पता चला कि प्रोफेसर को हमारे साथ सहयोग करने का कोई इरादा नहीं था। ये सुनने के बाद ईजिन कुछ नहीं कहता और उस तस्वीर को पकड़े हुए होता है जो जिसमें अपनी सारा, माइकल और प्रोफेसर और ईजिन होता है। तभी लेफ्टिनेंट आगे कहता है कि इसलिए मैंने उसे अलग से पूछा, अचानक उसने अपना मन क्यों बदल दिया और सहयोग करने का निर्णय क्यों लिया। फिर प्रोफेसर को दिखाते हैं कि उसने क्या जवाब दिया था। तभी प्रोफेसर कहता है कि उस बच्चे को देखने के बाद मुझे अतीत की याद आ गई। माइकल और सारा के साथ मेरा वो लाइफ बहुत अच्छी तरह थी, जहाँ पर अपना ईजिन भी था। और फिर प्रोफेसर रोने लगता है और कहता है कि इस दुनिया में मुझे अभी एहसास हुआ कि मेरी फैमिली अभी भी बची हुई है। आपको नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ कि ओ ईजिन को भी अपनी फैमिली मानता है, तो ईजिन को देखने के बाद उसके फैमिली में ईजिन अभी बचा हुआ है। ये सब सुनने के बाद ईजिन अपना उस कॉल को रख देता है और फिर अपने ही वही फोटो को देखता है जहाँ पर सारा, ईजिन और माइकल और प्रोफेसर हुआ करते थे। तभी उस फोटो को अपना ईजिन ध्यान से देखने लगता है। फिर उसको बात याद आती है कि अपने सारा ने उसे क्या कहा था, ईजिन मुझे आशा है कि आप एक व्यापार दुनिया को जान पाए। ये बातें सुनकर ईजिन अपना सर झुका लेता है थोड़ा। फिर ईजिन को माइकल की बातें याद आने लगती है। माइकल जो हंसते हुए कहता है कि यह एक शर्म की बात है, हम एक परिवार नहीं बन सके, लेकिन तुम मेरे पहले फ्रेंड हो। ये बातें सोचने के बाद अपना ईजिन पूरा ही सर झुका लेता है नीचे और उन तस्वीरों को देखने लगता है और वही शांत खड़ा हुआ रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें हाईवे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हाईवे पे दो कार को दिखाते हैं, जो जिस कार में अपना प्रोफेसर रहता है और दो ऑफिसर रहते हैं। प्रोफेसर के हाथ में उन्होंने हथकड़ी पहनाई हुई होती है और वो कहीं लेके जा रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर अंदर खामोश बैठा हुआ होता है और पूरा कोऑपरेशन कर रहा होता है उनसे। तभी उनके कार के शीशे में से एक पीछे से तेजी से रफ्तार से उनके ओर गाड़ी बढ़ रही होती है। वो कार तेजी से आती है और सीधा उस गाड़ी को टक्कर मारती है, और फिर जिसमें प्रोफेसर है उसकी कार घूम जाती है और सीधा घूमने के बाद सीधा आगे के ओर लड़ जाती है और वही रुक जाती है। प्रोफेसर को दिखाते हैं जो नीचे झुका हुआ होता है और डरा हुआ होता है। तभी उन कार में से कुछ सोल्जर निकलते हैं और उनके हाथ में गन होती है। जो पीछे कार होती है उनमें से भी अपने तीन बंदे निकलते हैं ऑफिसर, और उनके तरफ अपनी गन पॉइंट कर देते हैं, और फिर दोनों ग्रुप में गोलियां चलाना शुरू हो जाता है। आतंक का खेल। तभी हमें प्रोफेसर की कार को दिखाते हैं जिसमें से धुआं निकलता है, और फिर एक बंदे को दिखाते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और उनके कार की तरफ जाने लगता है। उन ऑफिसर को दिखाते हैं जिनकी हालत थोड़ी खराब होती है और वो अपनी गन निकालते हुए सामने वाले बंदे के ऊपर पॉइंट करते हैं। तभी वो बंदा अपने बंदूक से गोलियां चलाने लगता है और सीधा उन
ऑफिसर के कार के इधर ही मारता है, जिनके वजह से वो ऑफिसर भी उधर मर जाते हैं। ये देखने के बाद प्रोफेसर तो हैरान होता है और डर जाता है। तभी वो बंदे के पैर को दिखाते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि प्रोफेसर। ये आवाज सुन के अपना प्रोफेसर हैरान होता है और डर जाता है। तभी वो बंदा अपने प्रोफेसर के कार के विंडो पे आ जाता है और हंसते हुए कहता है कि क्या तुम उसकी आवाज सुन के और उसको देख के अपना प्रोफेसर हैरान होता है और डरने लगता है। तभी वो बंदा आगे कहता है कि क्यों किया था, बॉस बहुत गुस्सा है क्योंकि तुमने हमें धोखा दिया। ये कहने के बाद बस इस एपिसोड में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। कहानी की शुरुआत में हमें खून खून दिखाया हुआ जाता है और कोई चिल्ला रहा होता है आ आ आ। अभी हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जो खून से लथपथ होता है और उसकी बहुत बुरी हालत हुई होती है और उसका चश्मा भी तोड़ दिया होता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर के सर पे कोई मारता है और उसके बाल पकड़ता है। तभी उस बंदे को दिखाते हैं जो प्रोफेसर को देखते हुए गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कारण मैंने कितना कुछ खोया है। ये सुनने के बाद प्रोफेसर उसके पास देखता है। तभी वो बंदा सामने से उसे मारता है और हंसता है। तभी वो बंदा कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास जीने की कोई इच्छा नहीं है, अचानक से ऐसा पागलपन का निर्णय क्यों लिया। ये कहने के बाद वो बाहर का डोर खुल जाता है। तभी वो बंदा चेयर लेके प्रोफेसर के सामने रख देता है। तभी उस चेयर पे एक व्हाइट वाला बंदा बैठ जाता है। वो बंदा अपना प्रोफेसर से कहता है कि प्रोफेसर मैं तुमसे निराश हुआ। प्रोफेसर अपनी ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर अपनी मुंडी नीचे ही रखता है पर अपनी आंखें ऊपर करता है उसके ओर देखने के लिए। तभी व्हाइट वाला बंदा अपनी सिगार जलाते हुए कहता है कि मैंने ऐसा सोचा कि हम एक ही नाव पर थे। ये सुनकर प्रोफेसर उसके पास देखता है और धीमे आवाज में कहता है कि लोगों का मन आसानी से बदल जाता है। वो बंदा ये सुनने के बाद कहता है कि हाँ तुम सही हो, लोगों के दिमाग से अधिक अविश्वसनीय कुछ भी नहीं है, और गुस्से में कहता है कि ये बात मुझ पे लागू नहीं होती। ये सुनने के बाद प्रोफेसर अपना उनकी तरफ देखता है पर कुछ नहीं कहता। तभी व्हाइट वाला बंदा कहता है कि क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे झक मारने के कारण सिचुएशन कितनी गंभीर हो गई है। मैंने और तो काफी टाइम लॉस्ट किया है और यहाँ तक कि मैंने क्लाइंट को भी खो दिया है, और तो इसके अलावा दूसरी तरफ से हम पर आक्रमण शुरू हो गया है और हम कुछ रूट्स भूल गए हैं। ये सुनने के बाद प्रोफेसर उसके पास देखता है पर कुछ नहीं कहता। तभी वो बंदा गुस्से में कहता है कि अब से तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम एक उदाहरण बन जाओगे। जब मुझे तुम धोखा दोगे तो क्या होता है। ये सुनने के बाद प्रोफेसर अपना कहता है किसी एक व्यक्ति के लिए जिसने अपनी मानवता पाली है, तुम तो सस्ते में ही छूट रहे हो। प्रोफेसर ने ऐसा जवाब दिया होता है इसलिए वो दोनों बंदे भी हैरान होते हैं और वो बंदा हंसते हुए कहता है कि आइए देखते हैं कि ये मानवता आपको कितनी दूर तक ले जाती है। ये कहने के बाद फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें इजिन के घर को दिखाते हैं जहाँ पर इजिन अपना पुलअप्स मार रहा होता है। इजिन अपना पुलअप्स मारते हुए उसे के फोन पर रिंग बजती है और तभी इजिन उस रिंग को सुनता है और पीछे मुड़ के देखता है। तभी अपना इजिन नीचे उतरता है और उस फोन को लेता है और देखता है कि फोन पर लेफ्टिनेंट होते हैं। तो इजिन उनका फोन उठाता है और कान पे लगाते हुए कहता है कि हेलो, हाँ लेफ्टिनेंट। तभी लेफ्टिनेंट इजिन से कहते हैं कि इजिन प्रोफेसर को किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर अपना इजिन बड़ा ही हैरान हो जाता है। तभी लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं जो इजिन से आगे कहते हैं कि तब से प्रोफेसर के कोऑपरेशन के कारण हम तभी वेपन को बर्बाद करने में सक्षम हुए, और तो इस प्रोसेस में हम ईडा के प्रमुख लोगों को गिरफ्तार करने में सफल रहे। इसलिए यूएसए गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित घर में रहने दिया। एक बार चीजें व्यवस्थित हो जाने पर उसे एक नई पहचान और एक नई शुरुआत देने की योजना है, लेकिन उन्हें ले जाने के तौर पर घात लगाकर उन पर हमला किया गया। ये सुनने के बाद अपना एजेंट कहता है कि क्या अपराधी की पहचान हो गई है क्या। ये सुनकर लेफ्टिनेंट कहता है कि ऐसा लगता है कि अपराधी ईडा से है। हमारे पास जानकारी है कि ईडा के बॉस का दाहिना हाथ जैकल किडनैप से कुछ दिनों पहले ही देखा गया था। हम फिलहाल उनके लोकेशन पर नजर रख रहे हैं। ये सुनने के बाद इजिन लेफ्टिनेंट से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है उनका मकसद क्या है। फिर लेफ्टिनेंट कुछ कहता है पर हमें बताया नहीं जाता। फिर लास्ट में लेफ्टिनेंट कहता है कि ये मेरी निजी राय है, लेकिन प्रोफेसर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो सटीक था। उसने निश्चित रूप से ईडा को धोखा दे दिया, लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने उसे मौके पर नहीं मारा बल्कि
क्योंकि उसका किडनैप कर लिया गया। ये सुनने के बाद ईजिन अपना कहता है कि वो लोग एक गद्दार को एक उदाहरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट कहता है कि मैं भी यही सोचता हूँ। ईडी का ये संभवत मानना है कि प्रोफेसर से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उनके पास ऐसा कोई करीबी नहीं है जिनका वो लाभ उठा सके। फिर भी जोखिम के बावजूद उन्होंने किडनैपिंग को अंजाम दिया, दुनिया को विश्वासघात की कीमत बताने के लिए। उन्हें बिट्रे करने के बाद कौन सी प्राइस देनी पड़ती है। ये सुनने के बाद ईजिन कहता है कि फिर बर्बाद करने का टाइम नहीं है। तभी लेफ्टिनेंट ईजिन से कहता है कि बिल्कुल सही, मैं इस बात को आपसे नहीं छुपा सकता, इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया। ये सुनने के बाद ईजिन अपना कहता है कि प्लीज जैसे ही प्रोफेसर का लोकेशन कंफर्म हो जाए तो मुझे बता दो। ये सुनकर लेफ्टिनेंट राहत के साथ छोड़ता है और कहता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा और हाँ थैंक यू। तभी घड़ी में 9 बजे हुए होते हैं। ईजिन अपना घड़ी की तरफ देखता है और फिर फोन रखता है और फिर अपने डेस्क के जाके इधर खड़ा हो जाता है और फिर वहां से एक डेक में से एक ड्रॉ निकालता है जिसमें फोन पड़ा हुआ होता है, जिससे जिससे ईजिन नंबर लोग को कॉल करता है। तभी 07 को दिखाते हैं जो कहता है कि ईडा, और आगे जानकारी देता है कि वो अंडरवर्ल्ड में काफी बदनाम है, तुम अचानक उस इलीगल्स आर्म डीलर्स के बारे में क्यों पूछ रहे हो। ये सुनकर ईजिन अपना 07 से कहता है कि मुझे उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए जितनी जल्दी हो सके, विशेष रूप से उनके बॉस और जैकल नामक एक व्यक्ति के बारे में, और तो वो लोकेशन जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं। ईजिन के मुंह से जैकल का नाम सुनकर 07 हैरान होता है। जैकल वो एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने हमसे तब संपर्क किया था जब हमने कैम की लाइफ छोड़ दी थी और मशीनरी का काम शुरू किया था। ये सुनने के बाद ईजिन अपना खामोश रहता है और 07 की बातें सुनता है। तभी 07 आगे कहता है कि किसी तरह एक अजीब ग्रुप जिसे मशीनरी का संघ कहा जाता है, उनको हमारे बारे में पता चला। उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमें यूनियन में शामिल होने के लिए कहा। उस समय जो व्यक्ति हमसे मिला था वो जैक था। ये बातें छोटा नंबर भी सुन रहा होता है। तभी 07 आगे कहता है कि जब हमने उसे मना किया तो वो यह कहते हुए पीछे हट गए कि तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा, क्योंकि हम पूरी तरह से मशीनरी के काम में पूरी तरह से नहीं उतरे थे और हमने कभी कभार उन लोगों से जॉब लिया जिन्हें हम जानते थे। हमारा यूनियन से कोई टकराव नहीं था। खैर उस घटना के कारण हमने जैक पर कुछ रिसर्च किया। उन्होंने एक प्रभावशाली और प्रसिद्ध रिकॉर्ड बनाया है। वो निश्चित रूप से स्किलफुल है। मैं आपको हमारे पास जो मौजूद इंफॉर्मेशन है उसको भेजूंगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन शामिल होगी। ये सुनने के बाद ईजिन अपना उसको थैंक्स कहता है। तभी 07 उससे कहता है कि 01, ऐसा लगता है कि जैक ईडा से जुड़ा हुआ है। ईडा एक ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके साथ तुम आसानी से खिलवाड़ कर सकते हो। और फिर 07 सीरियस होता है और कहता है कि आखिर क्या हुआ। तभी इंजीनियर सुनने के बाद खामोश रहता है और सीरियस हो जाता है और कुछ नहीं कहता, शायद कहता भी है कि नहीं पता नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ बिल्डिंग को दिखाते हैं जहाँ पर बिल्डिंग के नीचे कई कार आई होती है और बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं जो शायद पार्टी में आए हुए होते हैं किसी के तो। और फिर वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड को भी दिखाते हैं जो हर चीज पे नजर रख रहे होते हैं। फिर हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग एक कॉन्सर्ट में आए हुए होते हैं और एक डीजे वाला बाबू जो गाना बजा रहा होता है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, उसका ये गाना सुनकर लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक कार आई होती है और उस कार के आजू बाजू बॉडीगार्ड मतलब उनके बंदे रहते हैं और उस गाड़ी में से वही व्हाइट वाला बाल वाला बंदा जो नीचे आता है, गाड़ी में से बाहर आता है, उसको देख के उसके बंदे 2 लाइन में बॉडीगार्ड करते हुए उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी वो बंदा उनके बीच में से निकलते हुए हंसते हुए जाने लगता है। तभी हमें उस कार के पीछे और एक कार को दिखाते हैं जो वहां पर खड़ी होती है और उसके अंदर अपना छोटा नंबर रहता है जो दूरबीन लगा के हुए उस बंदे के ऊपर नजर रख रहा होता है और फिर उसको देखते हुए कहता है कि टारगेट कंफर्म हुआ, और तो टारगेट अभी अंदर के साइड जा रहा है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वही गाना बज रहा होता है और लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनके बीच में ही अपने को एक साइड पे अपना ईजिन दिखता है जो किसी पे नजर रख रहा होता है और ईजिन अपना यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी हमें वेटर के हाथ को दिखाते हैं जहाँ पर उसमें ग्लास भरे हुए होते हैं वाइन के, और फिर लोगों के ऊपर फोकस जाता है और वो लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं इस गाने के, और गाने के बीच में अपना 07
अपना स्वेटर बना हुआ होता है और एक स्माइल हंसता है। ये करने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और भाई लोग चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत में हमें वही क्लब को दिखाते हैं जहाँ पर कोई कहता है कि लकी है कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। वो ये है कि ईडा के एक क्लब में इलीगल वेपन ऑप्शन होने वाले हैं। और फिर उस बंदे का फोटो दिखाते हैं जो पिछले एपिसोड में हमें दिखा था। और बंदा वो आगे कहता है कि और ये ईडा का बॉस है, इसका नाम डुओन है, वो भी वहाँ पे होगा। तभी हमें पता चलता है कि इजी ने वो फोटो देख रहा होता है। तभी इजिन कहता है कि क्या क्लब? तभी वहाँ पे छोटे बाल वाला नंबर रहता है। वो कहता है कि हाँ, उन्होंने केवल बेसमेंट लेवल को ही इलीगल ऑप्शन आयोजित करने के लिए वो लोकेशन बना दिया। क्लब के कस्टमर के बदौलत ऑप्शन में भाग लेने वालों की उनके मूवमेंट पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर अपना 06 कहता है कि इसलिए अंदर बहुत से गार्ड्स रहेंगे और तो ईडा के गार्ड्स भी उधर रहेंगे तैनात। जो ऑप्शन में आए हुए लोग उनके साथ भी उनके बॉडीगार्ड भी रहेंगे। ये सुनने के बाद अपना छोटा नंबर कहता है कि जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये है कि हमें इसे गति से करना होगा। हमें जितने जल्दी हो सके डुओन को कैप्चर करना होगा। यदि हमको थोड़ी भी देर हुई तो सिचुएशन खतरनाक मानी जाएगी और तो डुओन कहीं जाके छुप जाएगा। ये सुनने के बाद इजिन अपना सीरियस होता है और कुछ नहीं कहता। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें वही क्लब का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बादशाह भाई अपना गाना बजा रहे होते हैं कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। उस क्लब में बहुत से सारे लोग रहते हैं और इजिन अपना एक साइड में खड़ा रहता है। फिर अपना इजिन वाइन का ग्लास वही रख देता है और फिर आगे के ओर बढ़ने लगता है। तो इजिन का प्लान स्टार्ट हो गया है। बिल्डिंग के बाहर के साइड में हमें वही कार दिखाते हैं जहाँ पे 06 अपना रहता है। उस कार में 06 नहीं, छोटा नंबर रहता है अपना। जो उस गाड़ी में तो पूरा हैकिंग का सिस्टम रहता है और अपना छोटा नंबर अपने लैपटॉप में टाटा टाटा करता है, कुछ बटन दबाता है और फिर उनका कैमरा हैक कर लेता है और फिर कैमरे में किसी को ढूंढने लगता है। तभी अपना छोटा नंबर कहता है कि तो अंदर लगे हुए सीसीटीवी को हमने कंट्रोल में अपने कर लिया है। तो सिक्योरिटी रूम में जो मौजूद लोग मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखेंगे तो अभी तुम सबको मार सकते हो। ये सुनने के बाद इजिन अपना आगे बढ़ने लगता है और सबको धोने के लिए रेडी होता है। और तभी इजिन अपना एक जगह पे रुक जाता है और सामने की तरफ देखता है और फिर उनकी तरफ जाने लगता है। सामने की तरफ दो गार्ड्स खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड्स उसे देखता है और अपना हाथ हिलाते हुए कहता है कि गेट लॉस, यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारा प्ले ग्राउंड नहीं है। तभी वो बंदे ने जो हाथ आगे बढ़ाया था अपना इजिन उसके हाथ को मोड़ देता है और फिर इजिन अपना उसके कंधे पे एक कराटे चॉप मारता है। चॉप खाने के बाद वो अपना घुटनों के बल आ जाता है। तभी ये देखने के बाद दूसरा बॉडीगार्ड अपने कोट में से गन निकालता है और फिर इजिन के ऊपर पॉइंट करने ही जाता है। तभी इजिन तुरंत आके उसको अपना कंधा भिड़ा देता है जिसके वजह से वो सीधा दीवार में गिर जाता है। इजिन अपना यही नहीं रुकता, उसके ठुड्डी पे अपना दे सर मार देता है। तभी जो पहला वाला बॉडीगार्ड होता है वो उठने की कोशिश करता है पर अपना इजिन उसके सर पर हाथ लगाते हुए उसके ऊपर अपना घुटना दे मुंह पे मार देता है जिसके वजह से वो भी नॉक हो जाता है। इजिन को दिखाते हैं जो उन दोनों के सामने खड़ा रहता है और दोनों भी नॉक पड़े हुए होते हैं। तभी इजिन अपना उनकी बॉडी छुपाने के लिए कोई देखे ना इसलिए उनमें से एक बॉडीगार्ड के पैर पकड़ता है और उनको अंदर लेके जाने के लिए लगता है। तभी इजिन सेंस करता है कि कोई आने वाला है। तभी कॉर्नर के पैसेज से कोई 3 बंदे आते हैं। तभी अपना इजिन उनके तरफ देखता है और फिर वो लोग को भी समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है तो वो भी लोग अपना गन निकालते हैं। तभी वो लोग गोली चलाने से पहले उनके ऊपर गोली चलती है और तीनों के सर पे सीधा हेडशॉट लगता है जिसके वजह से तीनों भी मर जाते हैं। तभी भी वो लोग सीधा ग्राउंड पर गिर जाते हैं और गोली चलाने वाले को दिखाते हैं जो अपना 06 रहता है। और फिर 06 अपने इजिन के पास देखने लगता है और इजिन 06 के आंखों में देखता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो एक साइड से मुड़ जाता है और 06 दूसरे साइड में मुड़ जाता है। पैसे दोनों भी अलग डायरेक्शन में जाते हैं। अभी हमें इजिन को दिखाते हैं जो गन हाथ में पकड़े हुए आगे की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ने के टाइम पे इजिन भागते हुए आगे जाता है पर अचानक से एक डोर खुल जाता है। अचानक से 3 बॉडीगार्ड सामने दरवाजे पे ही रहते हैं। तभी वो कुछ समझने से पहले सामने की तरफ देखते हैं और कुछ समझने से पहले ही इजिन अपना उनके ऊपर गोलियां चला देता है जिसके कारण चारों तीनों भी मर जाते हैं। एनिमी भी सोच रहा होगा साला मारने से पहले बता तो दिया कर कि फाइट करना है। इजिन को देखते हैं जो डोर के बाहर खड़ा रहता है और वो अंदर की तरफ आने लगता है। तभी
हमें पीछे एक बंदा दिखाते हैं जो नाइफ लेके इजिन के ऊपर बढ़ने लगता है। तभी इजिन अपना उसको सेंस कर लेता है। वो बंदा कुछ सोच समझ पाता है। इजिन अपना उसके नाइफ के हाथ को पकड़ता है और उसके पेट में दे गोली मारता है। वो बंदे के पेट में से गोली आर पार हो जाती है और खून ही खून, और इजिन अपना स्टाइल में खड़ा रहता है। तभी सीन हमें ऑप्शन हाउस पे दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा ऑप्शन कर रहा होता है और जो कस्टमर लोग है वो अपनी बोली लगा रहे होते हैं और सबके चेहरे पे मास्क लगा हुआ होता है कि कोई इसे पहचाने ना। लोगों के पीछे अपना डुओन एक साइड में बैठा हुआ होता है और उसके दो बॉडीगार्ड रहते हैं खास वाले। वो दोनों जन डुओन को गार्ड्स कर रहे होते हैं और ऑप्शन के तरफ देख रहे होते हैं। उतने में बाहर से एक बंदा आता है जो भागते हुए वो व्हाइट वाले बाल वाले बॉडीगार्ड के इधर रुकता है और कुछ 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 करता है। आगे कहता है कि कोई घुसपैठ आ गया है। उस बंदे को देखने के बाद डुओन पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ है। तभी उसके पीछे जो बॉडीगार्ड रहता है व्हाइट बालों वाला, वो कहता है कि मुझे माफ करना, ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कुछ चूहे घुस आए हैं। हम बिना कोई हंगामा किए हुए तुरंत उनका ध्यान रखते हैं। ये सुनने के बाद डुओन हाथ हिलाते हुए कहता है कि इसका ध्यान रखे ताकि ऑप्शन पर कोई भी असर ना पड़े। उसकी ये बातें सुनने के बाद वो बंदा वहां से जाते हुए कहता है कि यस सर, और वहां से जाने लगता है उस बंदे के पीछे। तभी जैक को दिखाते हैं जो स्माइल करता है और कहता है कि वो सुगंध का अच्छी तरह से पीछा कर सकता है। तभी डुओन सर पर हाथ लगाता है और स्माइल करता है और कहता है कि चूहे की सुगंध में वो माहिर है ढूंढने में, लेकिन उसे मारना भी बहुत आसान है। ये कहने के बाद सीन हमें फिर दो बंदे के पास दिखाते हैं जो गार्ड्स होते हैं। वो गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी उनके ऊपर ही गोली चलती है, कोई उनके गोली मार देता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी एक बंदा मतलब जिंदा रहता है तो अपना 06 उसके पेट पर पैर रखता है और फिर पेट के पास पैर रखने के बाद वो अपनी गन उसके छाती पे रखता है और गोली चला देता है। तभी 06 उनकी तरफ देखता है। तभी उतने में ही अपना छोटा नंबर उसके कहता है कि मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि हम यहाँ हैं। फिर अपना छोटा नंबर आगे कहता है उन गार्ड्स के पास वेपन भी है और वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये सुनने के बाद 02 वहां से हटता है और आगे की ओर हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये अभी बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कोई गोली चलाते हुए दिखता है और गोली चलाने वाला कोई नहीं, अपना इजिन होता है। उसने एक गार्ड को मार दिया होता है और वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तभी इजिन अपने गन से मैगजीन को नीचे फेंक देता है और फिर इजिन अपना पीछे की तरफ देखता है। उसे कुछ महसूस होता है कि बंदा कोई आने वाला है तो वो देख लेता है। तभी वो बंदे को दिखाते हैं जो पैसेज के कोने से निकलते हुए सामने की तरफ अपनी गन पॉइंट कर देता है और वो कुछ समझ पाता। तभी अपना इजिन उसको आता है तेजी से और अपना टैकल कर देता है। वो जो गोली चलाता है वो उसकी गोलियां सब ऊपर की तरफ लगती है, मतलब एक भी गोली इजिन को नहीं लगती। तभी अपना इजिन उस बंदे को नीचे पटक देता है और फिर इजिन तुरंत अपने नाइफ के पास चले जाते हैं जो उसके पैर में होता है। अपना नाइफ निकालते हैं उसके ऊपर एक स्लैश मार देता है जिसके वजह से उसका भी काम तमाम। उतने में ही पीछे से दो बंदे निकलते हैं और इजिन को देख लेते हैं और इजिन की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। इजिन अपना बड़ी तेजी से उस गोलियों को डॉच करता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है स्टेप बाय स्टेप। वो लोग गोलियां चला रहे होते हैं। तभी अपना इजिन बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है हर गोली को डॉच करते हुए और फिर एक को स्लैश मारता है और पहले वाले बंदे के भी पैर पे कट्स मारता है। तभी दूसरे वाले बंदे के भी पैर पे कट्स मारता है जिसके वजह से वो दोनों भी ग्राउंड के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर इजिन को दिखाते हैं जो अपनी गन की मैगजीन को लोड कर लेता है और उनकी तरफ पॉइंट करता है और गोलियां चला लेता है दोनों के ऊपर भी, और दोनों को दिखाते हैं जो दोनों मर चुके होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सिक्योरिटी रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोई कैमरे में देख रहा होता है। तभी अपने को कंट्रोल रूम में वही बंदे को दिखाते हैं जो ओ युडुआन का लेफ्ट या राइट हैंड रहता है। वो उनकी लोगों से कहता है कि कंट्रोल रूम नॉर्मल स्थिति में क्यों नहीं है, तो जल्दी करो और इसे रिस्टोर करो क्योंकि हमें एनिमे को ढूंढना है। उतने में ही एक बॉडीगार्ड उसके पास आता है और कहता है कि सर, जिन बॉडीगार्ड को उनको मारने के लिए भेजे गए थे वही लोग मरे हुए मिले। ये सुनने के बाद वो व्हाइट वाला बाल वाला बंदा जो हैरान होता है और कहता है कि क्या, और फिर ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और तो ब्रदर, आपके लिए एग्जाम के लिए गुड लक। आपका जो एग्जाम है वो अच्छा जाए। एग्जाम की टेंशन मत लेना, एग्जाम अच्छा जाएगा। और मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते हैं, बाय बाय।